5 साल कैंसर से लड़ने के बाद हिराकू की मौत हो जाती है और उसकी सोल रीइंकार्नेशन के लिए हेवन में जाती है। उसकी जिंदगी के 40 साल जिल्लत और बेइज्जती से भरे गए थे। जिंदगी भर उसने धोखे और लाठी खाई थी। गॉड उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने इसे एक्सीडेंटली ही इतनी भयानक लाइफ दी थी। तो इस गलती की भरपाई करने के लिए गॉड उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगली जिंदगी में उसकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होगी और प्रॉमिस करते हैं कि उसकी कोई भी इच्छा वो पूरी करेंगे। जिंदगी भर हिराकू सिर्फ एक ही चीज करना चाहता था और वो थी किसी दूर के इलाके में फार्मिंग। तो गॉड उसे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल फार्मिंग टूल दे देते हैं। गॉड उसकी सोल को टैप करते हैं, जिसके बाद वो किसी घने जंगल में आंखें खोलता है। वो कई सालों बाद अपने शरीर को हिला पा रहा था और ये सोच के खुश होता है कि मैं हमेशा से यही सब तो चाहता था। इसके बाद हिराकू के हाथ में फार्मिंग टूल आ जाती है और वो इसका यूज करके जमीन को खोदने लगता है और वो नोटिस करता है वो चाहे जितना मर्जी जमीन को खोदे वो थक नहीं रहा था, पर उसे अब पानी का इंतजाम करना था और रहने के लिए भी अच्छी जगह ढूंढनी है। जंगल को छान मारने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और वो अभी के लिए वहीं रहने का डिसाइड करता है। वो थोड़े जादू टोने से पानी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो आइडिया भी फेल हो जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो कुआं ही खोदेगा और वो अपनी फार्मिंग टूल को शवल में ट्रांसफॉर्म करके खुदाई शुरू कर देता है। हिराकू काफी देर तक बिना थके ही खोदता चला जाता है और जितना उसने सोचा था उससे काफी जल्दी पानी मिल भी जाता है। कुछ देर बाद हिराकू खाना ढूंढने के बारे में सोचता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसे तो भूख भी नहीं लगी है। हिराकू उस एरिया को अपना बेस बनाने के लिए पूरे एरिया को क्लीन कर देता है, लेकिन तभी एक ट्री उसकी खेती के बीच में आ रही थी। तो वो अपना दिमाग लगाता है कि वो पहले एक साइड से थोड़ा सा काटेगा, फिर दूसरे साइड से काटेगा ताकि पेड़ दूसरी साइड ही गिरे। लेकिन कुल्हाड़ी के एक ही वार से पेड़ उसी के ऊपर गिरने लगता है और वो भाग के अपनी जान बचाता है। हिराकू जो भी टूल इमेजिन करता था फार्मिंग टूल उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। इससे वो लकड़ियों को मक्खन की तरह काट पा रहा था और भारी लॉग्स को एक हाथ से ही घसीट रहा था। काफी सारी लकड़ियों को काटने के बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कोई कील है ही नहीं। तभी उसका ध्यान जाता है कि सूरज ढलने वाला है, तो उसे जल्दी ही किसी लाइट सोर्स का इंतजाम करना होगा। हिराकू अपने टूल से इमेजिन करने लगता है माचिस या लालटेन बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो मैग्नीफाइंग ग्लास को मंगाता है ताकि वो उससे आग जला पाए, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका था। तो वो रात को रहने के लिए पेड़ में जगह बना लेता है और वो एक टूल का यूज करके लकड़ से बर्तन बना रहा होता है। गॉड ने उसे हेल्दी बॉडी के साथ साथ अच्छी आई साइट भी दी थी, इसलिए वो रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख पा रहा था। अगली सुबह हिराकू सबसे पहले आग का इंतजाम करता है ताकि उसे कल की तरह अंधेरे में न रहना पड़े और उसके बाद वहाँ का सारा एरिया क्लीन करने लगता है। लगभग आधा दिन से ज्यादा होने के बाद उसे थोड़ी बहुत भूख लगने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर रैबिट हमला कर देता है। लेकिन हिराकू के टूल के एक ही हमले से वो खत्म हो जाता है और एक तरह से खाना उसके पास चल के आया था। रैबिट को मारने के लिए उसे बुरा लग रहा था, पर उससे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसके साथ ही रैबिट खाने के लिए कोई सेक्सी लेडी नहीं है, आई मीन कोई साथी नहीं है। खाने के बाद खाने का बाहर भी आना जरूरी था, तो वो एक टॉयलेट बना लेता है, लेकिन खुले में प्रेशर ही नहीं बन रहा था, तो थोड़ी प्राइवेसी के लिए वो शेल्टर भी बना लेता है। इसके बाद हिराकू फिर से अपनी फील्ड पे काम करना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ क्या क्या उगाएगा। शाम तक उसने सारी फील्ड तैयार कर दी थी, पर अब दिक्कत ये थी कि रोपने के लिए उसके पास तो कोई बीज था ही नहीं। पर क्योंकि अब काफी देर हो गई थी तो वो कल बीज ढूंढेगा। लेकिन जब हिराकू सुबह उठता है तो वो देख के हैरान होता है कि जहाँ उसने खुदाई की थी वहाँ तो कुछ उग गया है। हिराकू को अभी ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये उसके टूल का कमाल था या इस दुनिया में प्लांट्स बिना बीज के ही ग्रो होते हैं। अब प्लांट्स तो वहाँ उगने लग गए थे, अब हिराकू को उन प्लांट्स को जानवरों से बचाना था। तो वो कुछ दिन लगा के पूरे एरिया को फेंस से घेर देता है और वो नोटिस करता है कि प्लांट्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तो वो अपना बचा खुचा टाइम लगा के अपने लिए एक अच्छा सा हट बना लेता है। उसे छत बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के वो सुंदर सी छत भी बना देता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसकी नजर कुछ वुल्व्स पे पड़ती है जो कि इंजर्ड थे। उन्हें देख के हिराकू को लगता है कि वो उस पे हमला नहीं करेंगे, तो वो उन्हें अंदर बुला लेता है और वो उन्हें मीट खिलाता है जो कि उसे एक बड़े से जानवर को मारने के बाद मिला था। हिराकू सोचने लगता है कि मैं बचपन से चाहता था कि मेरे पास डॉग्स हों, क्योंकि फार्मर्स के लिए डॉग्स अच्छे साथी बनते हैं और मैं काफी खुश होऊंगा अगर ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। तो तभी वो नोटिस करता है कि वो फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है और वो अचानक से ही लेबर में जाने लगती है। हिराकू उन्हें प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए अपने हट में ले जाता है और रात के लिए वहाँ आग जला देता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। हिराकू भी इंतजार में नहीं सो पाया था और जब वो सुबह हट में जाता है तो वहाँ 4 पपीज को दूध पीता हुआ देखता है। ये देख के हिराकू खुश हो जाता है और सेलिब्रेशन के तौर पे वो उन्हें मीट दे देता है। कुछ समय बीत जाता है और वो सब वहाँ से नहीं जाते हैं बल्कि उसी के हट के अंदर रहने लगते हैं। तो उसने अपने लिए उनके बगल में एक बड़ा सा हट बना लिया। इसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। सबसे पहले जो फल उगा था वो टमाटर था, जो कि हिराकू चखता है और उसे काफी डिलीशियस लगते हैं। वो डॉग्स गेम के लिए हंट करते रहते हैं तो उसका भी काम बन जाता था और साथ ही वो उसकी फील्ड्स की पेट्रोलिंग में भी मदद कर रहे थे। उसने मेल डॉग का नाम कूरो रखा और फीमेल डॉग का यूकी और बच्चों का नाम इंकी पिंकी पोंकी रख के परे मारता है। वो उन्हें टमाटर खिलाता है। उसे लगा था कि डॉग्स वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, पर ये तो खा के बड़े ही खुश हो रहे थे। हिराकू सोचने लगता है क्योंकि अब हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है तो मुझे इन सबको स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा हट बनाना पड़ेगा। साथ ही टूल्स, फर्नीचर और पता नहीं क्या क्या
करना है। कुछ हफ्तों बाद हिराकू को अपने फार्मिंग टूल के कई सीक्रेट्स पता लगते हैं, जैसे कि जब वो आलू के बारे में सोचता था तो प्लांट्स आलू के होते थे, तो इस तरह से उसने बैगन और कई तरह के प्लांट्स रोपे। उसने ये भी नोटिस किया कि फार्मिंग टूल की मदद से वो जो भी रोकता था वो प्लांट्स नॉर्मल प्लांट से काफी जल्दी बड़े होते थे, पर इससे ये भी हो रहा था कि कुछ प्लांट्स इतनी जल्दी बड़े हो जा रहे थे कि वो खराब भी होने लगे थे। इतना पावरफुल फार्मिंग टूल देने के लिए हिराकू गॉड का शुक्रगुजार था और उसे ये भी लग रहा था कि ये जगह बड़ी ही जल्दी सिविलाइज्ड होने वाली है, तो वो गॉड के 2 स्टैचूज पे काम भी कर रहा है। दोपहर को हिराकू फिर से रैबिट मीट बनाता है, थोड़ी बहुत सब्जियां मिला के, लेकिन अब उसका खाना काफी रिपीटेटिव हो चुका था, तो वो कुछ नया ट्राई करने के लिए बाहर फ्रूट्स के पेड़ लगा देता है ताकि कुछ सालों बाद वो फ्रूट्स को खा पाए। इसके बाद हिराकू डॉग्स के साथ खेलने लगता है और काफी इंजॉय कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर ये यहाँ ना होते मैं कितना अकेलापन महसूस करता। तभी वो डॉग के सर पे एक सींग को देखता है। उसे लगता है कि शायद उस दुनिया में सभी कुत्तों के सर पे सींग होते हैं। इसके तुरंत बाद ही वो देखता है कि बाकी के डॉग्स भी हिराकू के साथ खेलने का इंतजार कर रहे हैं। ये डॉग्स हिराकू को फॉरेस्ट में ट्रैवल करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये कभी रास्ता नहीं भूलते, तो वो काफी ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर पाया है। इनकी मदद से ही वो एक रिवर भी ढूंढ पाया है। वो एक रास्ता बना के उस पानी को डायरेक्ट अपने घर की तरफ मोड़ना चाहता है ताकि उसे आसानी से ताज़ा पानी मिल सके, लेकिन वो रिवर काफी दूर है, तो इस काम में काफी टाइम लग जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक टॉयलेट भी बना देता है और ताकि वो जल्दी इधर उधर हो सके वो टूल को एक व्हील बैरो में बदल देता है, पर उसका पहिया एक गड्ढे में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उड़ते हुए गिरते हैं और वो कहता है कि मुझे पहले रास्ता फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद हिराकू घर आके अपने खेती का एरिया और भी ज्यादा बढ़ा देता है। उन फील्ड्स में वो सोचता है कि ऑयल सीड्स लगा देगा, गेहूं लगा देगा और गन्ने भी। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं और ठंड का मौसम शुरू होने लगा है। हिराकू को ठंड से बचने के लिए अब इंतजाम करने हैं। उसने एक जायंट रैबिट की खाल को ओढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उससे काफी बदबू आ रही थी, तो वो उसे पहन नहीं पाया। तो वो डिसाइड करता है कि वो आग के लिए काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करेगा और खाने का सामान भी। तभी हिराकू का डॉग उसे कहीं बुलाता है। जाने के बाद हिराकू देखता है कि वहाँ एक बड़ा ही प्यारा सा स्पाइडर है जो कि उसे हाई कह रहा था। उस स्पाइडर ने सिल्क का यूज करके बड़ी ही सुंदर हैंडकरचीफ बना दी और वो हिराकू के इस फार्म का नया मेंबर बन जाता है और उस बड़े से पेड़ पे रहने लगता है। उसका मनपसंद खाना आलू है और वो बहुत ही अच्छे कपड़े बनाता है। हिराकू ने स्पाइडर को एनिमल की स्किन दी थी, जिससे वो बहुत ही अच्छी जैकेट बना के दे देता है। इसके अलावा हिराकू ने उससे पर्दे, चादरें और तकिए भी बनवा लिए थे, जिसकी वजह से उसका हट और भी सिविलाइज्ड लगने लगा था और उसने उस स्पाइडर का नाम ज़ाबूटॉन रखा है। अब वहाँ सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। फायर प्लेस की वजह से वो इतनी सर्दी में भी आराम से रह पा रहा था और ज़ाबूटॉन हाइबरनेशन में चला गया है। लेकिन अब हिराकू को अकेला फील होने लगा था। उसने काफी समय से किसी से बात नहीं की थी। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बात करना ही भूल जाए। ऐसे ही सर्दियां बीत जाती हैं और स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। अब सारे पपीज बड़े हो गए हैं और वो अपनी जर्नी पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो अपने पार्टनर्स के साथ वापस आ जाते हैं। एक तो किसी की कुटाई करके उसकी लड़की जीत के आया था। कुछ दिन बाद ज़ाबूटॉन भी हाइबरनेशन से नीचे आती है और वो भी अपने बच्चों के साथ। और अब हिराकू को पता चलता है कि ज़ाबूटॉन लड़की थी। सभी की फैमिली बड़े होने लगी थी, जिससे उसे थोड़ी बहुत जलन भी होती है, लेकिन वो उनके लिए और भी फार्मिंग करना चाहता है ताकि सबका पेट भरता रहे। तभी ज़ाबूटॉन अलार्म बजाती है। कुरो उसे जंगल के बीच में लेके जाता है, जहाँ उसे एक छोटी सी लड़की दिखती है। उसे सभी जानवर परेशान करने लगते हैं, तो वो हिराकू को मदद के लिए बुलाती है। हिराकू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे काट लेती है और वो एक बड़े बड़े संतरों वाली वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद सारे डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं और पीटने लगते हैं। हिराकू किसी तरह उन सभी को रोकता है और वो लड़की फिर से छोटी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। हिराकू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी दुश्मन हो? वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारा खून इसलिए पिया था ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाऊँ। वो बताती है कि उस पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उनसे लड़ते वक्त उसने सारी स्ट्रेंथ यूज कर ली थी और वो छोटी हो गई। तो हिराकू उसे अपना खून ऑफर करता है। वो उसका चूसने लगती है, खून चूसने लगती है और फिर से बड़ी हो जाती है। लेकिन हिराकू को याद है कि पिछली बार उसके काफी बड़े बड़े दिख रहे थे, तो वो उसे फिर से ब्लड ऑफर करता है ताकि उसकी आंखों को कुछ चैन मिले। इसके बाद हिराकू उसे अपने फार्म के अंदर ले आता है। उस लड़की ने पहले कभी ऐसे फ्रूट्स नहीं देखे थे, तो हिराकू उसे एक टमाटर दे देता है जो कि उसे काफी टेस्टी लगता है। हिराकू खुश था क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी और इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वो किसी के साथ खुशी का टाइम बिता रहा था। रात में वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ वो लड़की मैजिक का यूज करके कुछ नोट्स लिख रही थी। लू ने हिराकू को बताया है कि वो मेडिकल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। इसी की वजह से उस जंगल में आई थी, लेकिन नोबल्स ने उस पर हमला कर दिया और वो कहती है कि जैसा लोग कहते हैं ये जगह तो बिल्कुल वैसी ही है। हिराकू पूछता है कैसा लोग कहते हैं लोग? लू कहती है कि तुम्हें नहीं पता इस जगह के बारे में, तुम तो काफी टाइम से यहाँ रहते हो और इतने सारे बीस्ट को भी रखा है तुमने। इसके बाद लू उससे उसके मैजिक के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था। हिराकू कहता है कि वो मैजिक नहीं, मैजिक टूल है और मुझे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हिराकू सोचने लगता है कि वो इस गोरे बदन से दोबारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हिराकू उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी ताकि हम इलू इलू भी कर पाए? लू कहती है कि हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए रिसर्च
बज के लिए यहाँ रह सकती हूँ। पर हिराकू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो। ठरक देख रहे हो बंदे की? वो लड़की कहती है कि मेरे पीछे बंदे पड़े हैं, क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? ऊपर से मैं एक वैम्पायर हूँ। हिराकू कहता है कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों होगी भाई, वो हमेशा जवान रहेगी, वैम्पायर है तो। ठरक देख रहे हो बंदे की? वो कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं कितने टाइम तक ऐसे अकेला रह सकता हूँ। लू कहती है कि मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमने ये सडनली प्रपोज कर दिया तो उससे मैं हिचकिचा रही हूँ। तो अब हिराकू को समझ में आता है कि लू उसकी सारी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। वो कहता है कि यहाँ रहना काफी अकेला फील करता हूँ, तो मैं बस चाहता था कि तुम भी यहाँ रुक जाओ। पर उसे याद आता है कि उसने ये भी कहा था कि वो हमेशा रुक जाए यहाँ। तो रियलाइज करता है कि उसने एक्चुअली में उसे प्रपोज ही किया था। तो वो और भी कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रपोज ही कर रहा था, प्लीज यहाँ रुक जाओ। लू भी यहाँ रुकने के लिए मान जाती है और हिराकू खुश होकर उसे गले लगा लेता है। हिराकू सुबह खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ लू आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। हिराकू भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और सोचता है कि किसी से गुड मॉर्निंग सुनना भी कितना खुशी वाला हो सकता है। लू हिराकू से रिक्वेस्ट करती है कि वो मेडिसिन प्लांट्स भी उगाए, जिसके लिए हिराकू मान जाता है। इसके बाद वो दोनों बैठ के डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि कौन कौन से पेड़ उगाए जाएं। तभी ज़ाबुटोन फिर से अलार्म बजाती है और जब वो जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पेट्स ने फिर से एक लड़की को पकड़ा है। हिराकू उसे फ्री कर देता है। वो लड़की मैजिक का यूज करके खुद को हील भी कर लेती है और अपने सारे कपड़े भी साफ कर लेती है। पर लू वहाँ से चुपके से खिसकने लगती है। तभी वो लड़की कहती है कि तो तुम यहाँ छुपी हुई थी, चुपचाप चलो मेरे साथ। ये बात हिराकू के पेट्स भी सुन लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और फिर से लड़की की धुलाई कर देते हैं। हिराकू उन्हें रोकता है और उस लड़की को भी अपने घर ले आता है। समझ रहे हो? वो लड़की कह रही होती है कि ये कितना भयानक एक्सपीरियंस था। तो लू भी कहती है कि हाँ, उनके ऊपर एक तो मैजिक काम नहीं करता, ऊपर से वो हमारे स्पेल्स भी डॉज कर लेते हैं। इतना कह के वो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो लड़की पूछती है कि ये आदमी कौन है? तो लू बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और शर्म से गुलाबी हो जाती है। वो लड़की अपना नाम टिया बताती है और कहती है कि वो एक एंजल है। हिराकू पूछता है कि क्या तुम गॉड को सर्व करती हो? टिया कहती है कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ वॉरियर्स की रेस हैं जिनके पास दिमाग कम है और मसल ज्यादा। हिराकू उससे पूछता है कि तुम लू का पीछा क्यों कर रही हो? टिया उसे बताती है कि इसने गुस्से में आके एक टाउन को तबाह कर दिया था, इसलिए सरकार ने इसके सर पे इनाम रखा है। लू बताती है कि इसमें उन नोबल्स की गलती है, वो जबरदस्ती मुझसे मेडिसिन और ड्रग्स बनवा रहे थे, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा सबक सिखा दिया। टिया कहती है कि थोड़ा सा सबक? तुम रात भर अजीब से मेडिसिन और केमिकल्स बनाती रहती हो और कोई थोड़ा सा भी परेशान करता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देती हो। अब लू बताती है कि वो टिया ही थी कि जिससे बच के वो भाग के इस फॉरेस्ट में घुसी थी। तभी लू टेबल पे झुकती है और टिया से कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ यहीं रहो, मैं तुम्हें यहाँ सबसे पहले क्रॉप्स दिखाती हूँ। वो टिया को सभी पेड़ पौधे दिखाने लगती है और ज़ाबुटोन से भी मिलवाती है, लेकिन उसे देखते ही टिया घबरा जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद हिराकू टिया को कैबेज काटना सिखा रहा होता है और उन कैबेजेस पे नमक छिड़क के उसे खाने को दे देता है। टिया को ये काफी डिलिशियस लगता है। टिया भी उन दोनों की फार्मिंग में शाम तक मदद करती है। दोनों लड़कियां मैजिक का यूज करके अपने कपड़ों को साफ कर लेती हैं। रात को टिया ने जिंदगी में पहली बार स्ट्रॉबेरीज खाई, जो कि इसे बहुत टेस्टी लगता है। तभी लू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि इसका मतलब तुम यहीं रुकोगी ना, मेरी बॉडी यहाँ सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती। टिया उन्हीं के साथ अब रहने लगती है और फार्मिंग में और बाकी सारी चीजों में बहुत हेल्प करती है। वो एक दिन फल तोड़ के आ रहे होते हैं तो टिया हिराकू से कहती है कि क्या हम और स्ट्रॉबेरीज नहीं उगा सकते? पर हिराकू कहता है कि हम बहुत कम लोग हैं और अगर और भी चीजें उगाएंगे तो खाने की बर्बादी होने लगेगी। वो जब वापस पहुंचते हैं तो हिराकू देखता है कि अब वहाँ और भी ज्यादा पपीज हैं जिनके सर पे पहले से ही हॉर्न्स उगे हुए हैं। हिराकू एक पपी को गोद में उठा लेता है, लेकिन टिया उन्हें देख के डरी हुई थी। अब क्योंकि कुरो की फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और हट में वो सब नहीं रह पाएंगे, तो हिराकू अपने डॉग्स के लिए एक अलग से डॉग एरिया बना देता है। वहीं ज़ाबुटोन के बच्चे भी अपनी जर्नी पे चले जाते हैं। तभी टिया हिराकू के पास आती है और कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए कहीं जा रही हूँ। और जब कुछ दिनों बाद वो वापस आती है तो साथ में काफी सारी कुड़ियाँ लेके आई थी, एल्फ वाली कुड़ियाँ। वो सभी टिया की सलाह पे यहाँ रहने आई थी। टिया हिराकू को बताती है कि वो जिस विलेज में रहा करते थे वो ह्यूमंस की वॉर की वजह से तबाह हो गया, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं और जब तक उनके पास रहने की अच्छी जगह नहीं होगी वो फैमिली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो हिराकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें यहाँ रहने दे। टिया और लू भी चाहती थी कि वो सब यहाँ रहे। तो हिराकू भी सोचता है कि इसमें तो हरम में लड़कियां बढ़ी रही हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी भाई, और सभी को यहाँ रखने के लिए मान जाता है। वो लड़कियां पूछती हैं कि यहाँ और कौन कौन रहता है, तो लोग उन्हें सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, जिन्हें देख के वो सारी एल्फ्स बेहोश हो जाती हैं। अब क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग रहने आ चुके हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ रहने के लिए काफी बड़ा घर बनाएंगे। तो वो सभी काम पे लग जाते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ली तो बस उन एल्फ्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उनकी नॉलेज ही काफी ज्यादा थी और देखते ही देखते उनका बड़ा घर बन के तैयार हो जाता है।
लू टिया से कहती है कि ये हमारे छोटे घर से तो काफी अच्छा है, पर ये सुन के हिराकू दुखी हो जाता है क्योंकि उसने वो घर काफी मेहनत से बनाया था। पर हिराकू ये देख के खुश था कि कम से कम ये घर उन्हें सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जहाँ वो पीसफुली रह पाएंगे। इसके बाद लिया हिराकू से कहती है कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग का काम करना चाहते हैं। लिया के ऑर्डर पर वो सभी एक फर्नेस बना देते हैं जिसका यूज करके वो लोहे को पिघला के एक कढ़ाई बनाते हैं। ये देख के हिराकू कहता है कि तुम लोग तो काफी कुछ कर सकते हो। लिया कहती है कि जब तुम 200 साल बिना घर के रहोगे तो ऐसी चीजें तो अपने आप ही आ जाती हैं। बस हम दो ही चीजें नहीं कर सकते, सेटल डाउन होना और रिप्रोड्यूस करना। हिराकू कहता है कि उसमें से तो एक चीज को मैंने संभाल ही लिया है, पर दूसरी चीज के बारे में उसने सोचा कि बोलना सही नहीं रहेगा। इसके अगले दिन काम निपटा के वो घर जा रहे होते हैं। तभी एक एल्फ वहाँ आती है और कहती है कि मेरे पास एक हाई क्वालिटी ईस्ट है और हमारे पास व्हीट भी है, तो क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ। जिसके बाद सारी एल्व्स फर्नेस में ब्रेड बनाने लगते हैं और जब वो ब्रेड खाते हैं तो उन्हें वो काफी डिलिशियस लगता है। अब क्योंकि वो ब्रेड बना सकते थे तो हिराकू व्हीट की खेती को और बढ़ाना चाहता है, पर तभी उसका माथा खनकता है और वो लू से पूछता है कि ये जगह कहीं किसी को बिलोंग तो नहीं करती। लू कहती है कि ऐसे तो इसका कोई ओनर नहीं है, पर ये लैंड डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है। ये सुन के हिराकू डर जाता है, पर लू कहती है कि तुमने ये सब बिना किसी के सपोर्ट के बनाया है, अब ये लैंड तुम्हें बिलोंग करता है। रात को लड़कियां इकट्ठी होती हैं और बात कर रही होती हैं कि हिराकू ने आखिरकार इन्फर्नो वुल्स और डीमन स्पाइडर को टेम कैसे कर दिया और ये सब चीजें भी इस मिट्टी में नहीं उगनी चाहिए। और वो सब सोचने लगती हैं कि आखिरकार उसे इस वर्ल्ड की नॉलेज क्यों नहीं है। वहीं हिराकू अपने रूम में एक कप पे काम कर रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसने वाटरवे का काम तो काफी टाइम से किया ही नहीं। तो वो डिसाइड करता है कि कल का मिशन यही होगा। अगली सुबह ज़ाबुटन हिराकू को एक क्वीन बी की तरफ पॉइंट करता है। हिराकू उसके लिए भी एक घर बना देता है जिसमें उस क्वीन बी की पूरी कॉलोनी रहने लगती है। इसके बाद हिराकू एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है पानी के रिजर्वोयर के लिए। इसके बाद वो अपने टूल से कंक्रीट के ढांचे बनाता है जो कि वो सभी लोग मिलके नदी से उस बड़े गड्ढे के तक जोड़ने लगते हैं। वो सभी झुक झुक के उन ढांचों को लगा रहे होते हैं और हिराकू अपने हथौड़े से उन सभी की सील्स को टाइट कर रहा होता है। उन सब ने इतनी एफिशिएंटली काम किया कि वाटरवे का काम एक दिन में ही खत्म हो गया, तो उन्हें रोज रोज पानी के लिए नदी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है और क्रॉप्स में पानी देना भी अब आसान हो जाएगा। पर हिराकू देखता है कि पानी में तो मछलियां भी फ्री में आने लगी थी। वो सोच ही रहा होता है कि रैबिट तो खतरनाक है यहाँ के, पर कम से कम मछलियां तो पीसफुल हैं। तभी एक बड़ी सी मछली उसे जिंदा ही निगलने वाली होती है, पर वो किसी तरह बच जाता है। जिसके बाद वो फिश को पकाने लग जाता है। दोनों लड़कियां जानती थी कि ये मछली फॉरेस्ट ऑफ डेथ से आई है, तो वो श्योर नहीं थी कि ये मछली खाना सेफ होगा या नहीं। हिराकू उन्हें फिश देता है पर वो लड़कियां मना कर देती हैं। पर हिराकू जब उसे खाता है तो वो उसे बहुत टेस्टी लगती है, जिसे देख के टिया और लू भी खाने लगती हैं। जिसके बाद बाकी की एल्व्स भी वहाँ आ जाती हैं और वो भी ट्राई करना चाहती थी, तो हिराकू उन्हें भी दे देता है। इसके बाद उन्होंने और भी मछलियां पकड़ी और उन्हें नमक लगा के प्रिजर्व कर लिया ताकि बाद में खाने के काम आए। हिराकू ने चावल बोए थे लेकिन उस मिट्टी में चावल सही तरीके से नहीं हो रहे थे, पर अब क्योंकि उनके पास पानी की कमी नहीं है तो वो अब सही तरीके से राइस उगा सकता था और वो एक राइस पैडी बना देता है जिसमें वो पानी भर देता है। इसके बाद वो चावल के पौधों को बोने के लिए एल्व्स की मदद लेता है। वो सभी वेट होने लगती हैं, पानी में उतर के भीग जाती हैं और हिराकू उन्हें राइस के सीड्स ला के देता है जो कि वो सभी झुक के लगा रही होती हैं। कुछ दिनों बाद ही वो सारे राइस प्लांट्स पक चुके थे, तो वो सब उन्हें काट के सूखने के लिए रख देते हैं। लिया उससे कहती है कि तुम तो इन सब के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हिराकू को ये सब इसलिए पता था क्योंकि जब वो कैंसर से मर रहा था तभी उसे भी इसने एक आइडल को करते हुए देखा था। राइस के सूखने के बाद हिराकू अपने टूल को एक थ्रेशर में कन्वर्ट कर देता है और उन सभी को सिखाता है कि राइस को हार्वेस्ट कैसे करते हैं। राइस को देख के हिराकू काफी खुश हो जाता है। लिया उससे पूछती है कि क्या हम अब खा सकते हैं इसे। हिराकू कहता नहीं, अभी नहीं। वो राइस को पकाने लगता है और लू से कहता है कि अपने मैजिक का यूज करके आग लगाओ। लू अपने सबसे ताकतवर मैजिक का यूज करके सब कुछ तबाह करने वाली होती है। तभी हिराकू से कहता है कि हमने जंगल नहीं तबाह करना है, चावल पकाने हैं, थोड़ी सी आग की जरूरत है। चावल के पकने के बाद हिराकू उन्हें राइस बॉल्स में बना देता है। एल्व्स उन्हें खाती हैं तो उन्हें वो काफी डिलीशियस लगता है। अगले दिन वो सभी काम करके काफी गंदे हो चुके थे। एल्व्स तो मैजिक का यूज करके खुद को साफ कर लेती हैं, लेकिन हिराकू बेचारा लटका रह जाता है। तो वो सोचता है कि वो बाथरूम बनाएगा क्योंकि अब तो उसके पास पानी भी इकट्ठा करने की जगह है। इसके बाद वो सभी लड़कियों को अपने बाथरूम का ब्लूप्रिंट दिखाता है। वो लड़कियां कहती हैं कि इसकी क्या जरूरत है जब वो रिवर में नहा सकती हैं। हिराकू कहता है कि सर्दियों में तुम लोग रिवर में नहाओगी तो जम जाओगी और वैसे भी मुझे बाथरूम चाहिए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो फर्नेस बनाते हैं जिससे कि वो पानी गर्म करेंगे और इसके बाद वो बड़ा सा बाथ टब बनाते हैं। तभी हिराकू सोचने लगता है कि बाथ का गंदा पानी कहाँ जाएगा। तो टिया कहती है कि तुम इसके लिए स्लाइम का यूज कर सकते हो, वो पानी को प्योरीफाई कर देंगे। हिराकू को लगता है कि वही मॉन्स्टर्स हैं जो कि दिखने में तो वीक होते हैं लेकिन बहुत डेंजरस होते हैं। टिया उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो पंछी बनी उड़ के जाती है और कुछ
स्लाइम्स लेके आ जाती है। हिराको कुछ स्लाइम्स को प्यूरिफिकेशन एरिया में डाल देता है और कुछ स्लाइम्स को टॉयलेट में। इस तरह से उनके वेस्ट वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वो अब लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है पानी गर्म करने के लिए। तभी उसे कुछ मशरूम्स दिखते हैं। वो अभी तक फॉरेस्ट के सारे मशरूम से डरता हुआ आ रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कौन से पॉइजनस है और कौन से सेफ हैं खाने के। तो हिराको जिन मशरूम्स को जानता है कि वो सेफ हैं उनके बारे में सोचता हुआ अपने टूल को उन लकड़ियों पे मारने लगता है। इसके बाद बात रेडी हो जाता है और हिराको सभी लड़कियों से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये बात को यूज कैसे करना है। पर वो चाहती थी कि हिराको सब कुछ करके दिखाए, तो वो अपने कपड़े उतार के दिखाने लगता है कि कैसे नहाना है। ये सब देख के लड़कियां भी अपने कपड़े उतार देती हैं और नहाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आई गेस वो सभी लड़कियां कहती है कि हमें तो साथ में ही नहाना चाहिए, इससे पानी दोबारा गर्म नहीं करना पड़ेगा और पानी की बर्बादी कम होगी। वहीं हिराको अपने टूल को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन हिराको ने जो मशरूम के बारे में सोचा था वो सभी उग चुके हैं और वो रात को यही बनाने वाला है। लेकिन तभी उसके डॉग्स 5 नई एल्व्स को ले आते हैं। लिया हिराको को बताती है कि हम सभी एक ही विलेज में रहा करते थे। हिराको भी उन्हें साथ में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लिया उन सभी के लिए घर एक्सपैंड करने की बात करती है और लगे हाथ हिराको का भी घर इम्प्रूव करना चाहती है। ये सारी चीजें कुरो भी नोटिस कर रहा होता है। वो कहता है कि मास्टर के हरम में कुड़ियों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है और वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि मास्टर से मिलने से पहले मेरा कोई नाम नहीं था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ फॉरेस्ट में अकेला ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं कभी भी किसी से भी एक भी फाइट नहीं आ रहा और जो भी मेरे मन में आया वो करता गया। लेकिन एक दिन मैं एक सुंदर कुड़ी से मिला जिससे मैं बुरी तरह से हार गया। इसके बाद हम दोनों साथ में ट्रैवल करने लगे। एक दिन मुझे पता लगा कि वो बच्चों को जन्म देने वाली है, लेकिन तभी उन पे एक बेयर हमला कर देता है। कुरो उससे लड़ता है लेकिन बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन वो बेयर उन्हें खाता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वो इतने कमजोर थे कि वो खुद के लिए खाना नहीं ढूंढ सकते थे। तभी उन्हें हिराको मिला। वो आगे कहता है कि मैंने हिराको के टूल से लिमिटलेस पावर सेंस की थी। हिराको ने हमें खाना दिया और हमारा ख्याल रखा। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि वो इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को अकेला ही हरा देता है। बच्चे होने के बाद उन्होंने हिराको को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि हिराको ये नहीं जानता था कि वो कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और वो इन्फर्नो वुल्व्स के नाम से जाने जाते हैं। पर कुरो को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो ऐसे मास्टर के साथ रह के काफी खुश है। कुछ हफ्तों बाद ही नया बड़ा घर बन के तैयार हो चुका था। वो सभी मिलकर हिराको को पूरे घर का टूर देती हैं। टूर देते वक्त हिराको को एक रूम दिखता है जिसमें कि डबल बेड था। वो सोचना भी नहीं चाहता था ऐसा क्यों है और वो दरवाजा बंद करके चुपचाप निकल आता है। इसके बाद हिराको अपने डॉग्स के स्टैचूज को घर के एंट्रेंस पे लगा देता है। इसके बाद हिराको किचन में अपनी नई डिश बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेता है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो क्या बनाने वाला है, तो हिराको बताता है कि एक ऐसा फूड है जिसे करी कहते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को इंग्रेडिएंट्स बताने लगता है, जो कि सुन के वो कहते हैं कि तुम इसमें क्या क्या डालने वाले हो। वही हिराको को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। इसके बाद वो मसाले हार्वेस्ट करने के लिए उन दोनों को बाहर ले आता है। उन दोनों ने कभी ये प्लांट्स नहीं देखे थे। हिराको कहता है कि ये तो मेरे फार्मिंग टूल का कमाल है, मैं ऐसे प्लांट्स को भी यहाँ उगा सकता हूँ जो कि यहाँ के क्लाइमेट्स को सूट नहीं करते हैं। इसके बाद वो करी के लिए मसाले इकट्ठा करने लगता है। सबसे पहले वो क्यूमिन तोड़ता है यानी जीरा, जिसके बाद की हल्दी की जरूरत थी जिसे कि वो दोनों अपना मैजिक यूज करके सुखा देती हैं। इसके बाद उसे कोरिएंडर और धनिया भी चाहिए था। उसके डॉग्स भी धनिया चखना चाहते थे लेकिन उसे सूंघते ही वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। इसके बाद आखिरकार उसने सारे मसाले इकट्ठा कर लिए थे लेकिन टू और लिया वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसकी मदद के लिए सिर्फ वहाँ लिया थी। इसके बाद वो दोनों मिलके करी बनाना शुरू कर देते हैं। करी बनने वाली होती है कि हिराको को याद आता है वो तो नान भूल ही गया, लेकिन नान के बिना तो करी में मजा ही नहीं आता। तो वो सभी के लिए बहुत सारी नान बनाने लगता है और अब वो नान का पहाड़ खड़ा कर देता है। शाम तक करी बन के तैयार हो जाती है लेकिन सभी खाने में हिचकिचा रहे थे, तो वो उन्हें खाना खा के दिखाता है जो कि काफी अच्छा बना था। हिराको को देख के वो सभी भी खाने लगते हैं और उन्हें वो डिश काफी पसंद आती है और वो इतना खाने लगते हैं कि हिराको को उनसे कहना पड़ता है कि मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दो यार। लू भी उन डॉग्स को करी खिलाने जाती है लेकिन करी सूंघ के वो डॉग्स फिर से भाग जाते हैं। ये देख के लू कहती है कि मुझे पता था ये काम करेगा और आखिरकार ऐसा होता है कि हिराको के लिए करी बचती ही नहीं है। लेकिन उन सभी का पेट भरता देख और खुशी से खाता देख वो भी खुश था। अब सर्दियां करीब आने लगी हैं तो वो उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। और क्योंकि ज़ाबुटोन सर्दियों में हाइबरनेशन में चला जाता है तो हिराको उसे काफी सारे पोटैटोस दे देता है, जिसके बदले ज़ाबुटोन उसे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स दे देता है। लिया फॉर्ज बनाने में लगी हुई है और लू और टिया फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में वो सब हंट नहीं कर पाएंगे। वहीं हिराको भी सब्जियों को प्रिजर्व कर रहा है। वो क्रेट्स में सब्जियों को रख के ब्लैंकेट से ढक देता है ताकि जब बर्फ गिरे वो नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करे। लेकिन इतना दिमाग लड़ाने के बाद भी हिराको सोचता है कि काश मैं भी मैजिक यूज कर पाता। वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। रात को लू उसे एक लो फायर स्पेल सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे सीखने के लिए भी हिराको को मैजिक की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हिराको कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने भी गोलम्स बनाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। लू कहती है कि जो टिया गोलम्स बनाती है वो हाई लेवल मैजिक है, वो तो कोई मैजिक यूजर भी नहीं कर पाते हैं। तो हिराको कहता है कि टिया तो सही में अमेजिंग है, वो कितने सारे गोलम्स एक ही बार समन कर सकती है। लू ये सुन के जेलस फील करती है
है और कहती है कि मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ। हिराको कहता है कि तुम सभी बहुत अच्छा काम करती हो, बस मैं ही हूँ जिसे बस गार्डनिंग और कुकिंग ही आती है। पर लू कहती है कि तुम यहाँ सबसे अमेजिंग हो, तुम्हारे बिना ये विलेज एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है कि हम सब पेट भर के खा पी और सुख शांति से रह रहे हैं। कुछ टाइम बाद सर्दियाँ आ जाती हैं और बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिता रहे थे, हिराको वुड का यूज करके काफी सारी बोर्ड गेम्स बनाता है और उन सभी को उसके रूल सिखाता है। लू को लगता है कि ये काफी सिंपल है, इसमें मजा नहीं आएगा, पर टिया कहती है कि इन सिंपल रूल्स की वजह से ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज का यूज करना पड़ता है। हिराको कहता है कि तुमने सही कहा। ये सुन के लू गुस्सा हो जाती है और वो टिया को चैलेंज कर देती है। 2 घंटे के इंटेंस मैच के बाद गेम ऐसी कगार पे था जहाँ से लू बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी, तो वो हाथ पे चलने का नाटक करती है और सारा का सारा बोर्ड उड़ा मारती है। लू माफी मांगती है और कहती है कि अब हमें लगता है दोबारा शुरू करना पड़ेगा, लेकिन टिया हंसती है और मैजिक का यूज करके बोर्ड को बिल्कुल वैसे ही सेट कर देती है जैसे पहले था। ये देख के लू कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मैजिक यूज करते हुए। टिया कहती है कि तुम्हें नहीं शर्म आई बोर्ड को फेंकते हुए, जिसके बाद लू फिर से बोर्ड को फेंक देती है। टिया फिर से उसे सेट करती है और उनके बीच यही चलता रह जाता है। इसके बाद हिराको बाकी के लड़कियों की गेम्स देखने जाता है, जहाँ कुरो उनकी गेम में मदद करता है, जिससे लिया जीत जाती है। ये देख के हिराको हैरान था कि कुरो रूल्स कैसे समझ रहा है। तभी वो 2 डॉग्स को चेस खेलता हुआ देखता है और ये सब बस देखने में ही प्यारा लग रहा था, असलियत में ये मैच काफी इंटेंस हो रखा है। तभी वहाँ लू आ जाती है और वो ये सोच के उन डॉग्स को चैलेंज कर देती है कि वो उनसे तो नहीं है हारेगी, लेकिन वो उनसे भी बुरी तरह से हार जाती है। इसके बाद वो सभी महाजोंग खेलने लगते हैं। हिराको सोच रहा होता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, तो कुरो को भी ये पूरी तरह से समझ नहीं आना चाहिए। उसे लग रहा होता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो भी कुरो से हार जाता है और गेम में लास्ट पोजीशन पे आता है। इसके बाद हिराको भी डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाबुटॉन मस्त चद्दर तान के सो रहा होता है। कुछ टाइम बाद वो बोर्ड गेम्स खेल खेल के बोर हो जाते हैं, तो हिराको लकड़ियों से बोलिंग गेम बना देता है। ये गेम चाहे सिंपल थी, लेकिन वो सभी इसे काफी एंजॉय कर रहे थे। वो ऐसे ही सारा विंटर गेम्स खेलते हुए और मस्ती में गुजारने लगते हैं। हिराको का नेचुरल रेफ्रिजरेटर काम कर रहा था, तो वो अच्छा खाना भी एंजॉय कर पा रहे थे। ऐसे ही देखते देखते विंटर खत्म हो जाता है और स्प्रिंग आ जाता है। वो क्रॉप्स को प्लांट करने के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि ज़ाबुटॉन फिर से अलार्म बजाती है। वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि आसमान से एक ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा है, पर टिया उन्हें बताती है कि वो ड्रैगन नहीं है, वो एक वाइवर्न है। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और अपना फायर अटैक चार्ज करने लगता है उस बड़े से ट्री को खत्म करने के लिए, पर टिया किसी तरह से उसके अटैक से ट्री को बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से वो आग पेड़ के चारों तरफ लग जाती है। लिया और बाकी की एल्व्स आग को बुझाने के लिए भागती हैं। टिया और लू सोचने लगती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं हिराको को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे कैसे बचें। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि वो उड़ सकता है, तो जहाँ भी जाएंगे उनका पीछा कर पाएगा, तो उसे किसी तरह से इसको यहाँ से भगाना होगा। वो जैसे ही मुट्ठी बांधता है, उसके मुट्ठी में एक स्पेयर आ जाता है। हिराको अपनी पूरी ताकत से वो स्पेयर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। वाइब्रेन अपने डिफेंसेस से स्पेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेयर उसके सारे डिफेंसेस के चीथड़े उड़ाते हुए उसके एक पंख को छल्ली कर देता है। वो स्पेयर वापस से उड़ के लू के पास आ जाता है, जिसके बाद लू उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, जो कि सीधा वाइब्रेन के छाती में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेन जमीन पे गिरने लगता है। इसके बाद वो सभी वाइब्रेन की बॉडी के पास जाते हैं। हिराको कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस वाइब्रेन को हम पे हमला करने के लिए भेजा हो, पर टिया कहती है कि वाइब्रेन्स काफी रेयर क्रीचर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको कंट्रोल कर रहा था। तो हिराको कहता है कि ये शायद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ही होगा, और वो पूछता है कि क्या हम इसके मीट को खा सकते हैं। इसके बाद शाम को हिराको उसके मीट को पकाने लगता है और सभी बातें कर रहे होते हैं कि उसका मीट कितना डिलिशियस होता है, और जब वो सभी उस वाइब्रेन के मीट को खाते हैं, सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। खाते वक्त लू टिया से पूछती है कि क्या तुम हिराको के उस स्पेयर वाले अटैक से बच पाती। टिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, उस अटैक ने वाइब्रेन के 3 डिफेंस लेयर्स को तबाह कर दिया था। जो सुन के लू कहती है कि हम काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है कि जब हम इस विलेज में पहली बार आए तो हमारा स्वागत इन कुत्तों ने किया था, ना कि हिराको ने। वहीं डेमोनिक किंगडम में हायर अप्स को वाइब्रेन की मौत की न्यूज मिल चुकी है। उन सभी को इस पे यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि इस वाइब्रेन की स्ट्रेंथ उनकी मिलिट्री फोर्स के बराबर थी। लेकिन जनरल बीजल कहता है कि ये सच है, किसी ने 2 अटैक्स में ही वाइब्रेन को खत्म कर दिया। एक जनरल कहने लगता है कि हम ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकते, मैं एक काम करता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ड्राइम्स लेयर में गेट कीपर ड्रैगन को देखते हैं, जो गुची से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा। गुची कहता है हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ड्रैगन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता, अगर वो अटैक मुझ पे किया होता तो क्या होता। गुची कहता है कि तुम डेफिनेटली मारे जाते। ये सुन के वो ड्रैगन कहता है कि कोई गधा ही होगा जो उन पे हमला करेगा। अगली सुबह हिराको खड़ा होकर सोच रहा होता है कि वाइब्रेन का मीट तो काफी अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो अल्कोहल बनाएगा और पार्टी शार्टी करेगा। वो ग्रेप से वाइन बनाने वाला है। ये सुन के सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं और जल्दी जल्दी सारे अंगूर तोड़ लेती हैं, और उन अंगूरों का जूस निकालने के लिए वो एक कंट्रैप्शन बना देता है और लड़कियों से कहता है कि वो नंगे पैर इन सभी को क्रश करें, और वो खुद नीचे ही रहता है ताकि बैरल्स में जूस को इकट्ठा कर सके। इसके बाद वो सभी सर्कुलर मोशन में घूम के अंगूरों को क्रश करने लगती हैं, लेकिन चलते चलते वो एक दूसरे से टकरा जाती है। तो टिया कहती
कहती है कि अगर वो टकराना नहीं चाहती तो उन्हें रिदम में चलना होगा। एक एल्फ सजेस्ट करती है कि उन्हें गाना गाते हुए चलना चाहिए जैसे कि वो पहले गाया करते थे। तो सभी एल्व्स गाना गाने लगती हैं और वो सब क्रश करना जारी रखते हैं और जूस निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद टिया हिराको को भी ज्वाइन करने को कहती है। उनका सारा दिन जूस निकालने में ही चला जाता है। उन्होंने बैरल्स के ऊपर ईस्ट रखती है ताकि फर्मेंटेशन शुरू हो सके। पहले तो उसे ये लग रहा होता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बना दिया, लेकिन एल्व्स कहती हैं कि फिक्र मत करो, ये तो हम कुछ दिनों में ही खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो कम पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर को दिखा रहा होता है कि हिराको कितने मजे में है और कहता है कि अब तो तुम मुझे माफ कर सकती हो यार। पर गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कहती है नहीं, पहले तो तुमने एक इनोसेंट सोल को गलती से इतनी बुरी तरह से पनिश कर दिया और अगली बार जब तुम्हें मौका मिला तो उसे बचाने की जगह उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया। ऊपर से तुमने उसे वो भाला भी दे दिया, ये जानते हुए भी कि वो होली लांस ग्रिम की रेप्लिका है, ये कह के कि ये एक फार्मिंग टूल है। वो भाला अपने यूजर की लाइफ फोर्स को खींच के इंस्टेंटली मार सकता है। गॉड कहता है कि मैंने उसे काफी हेल्दी बॉडी दी है तो वो अपनी लाइफ फोर्स को बड़ी ही जल्दी रिकवर कर सकता है। गॉडेस कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो और उससे भी जरूरी बात, मेरा स्टैचू एक बुढ़े आदमी जैसा क्यों दिखता है। तो पनिशमेंट के तौर पर वो अपने पिता को सजा देती है कि वो 3 साल तक ऐसे ही बैठा रहेगा। कुछ दिन बाद ज़ाबुटोन फिर से घंटी बजाती है और जब वो फॉरेस्ट में जाता है तो देखता है कि उसके पेट्स ने फिर से एक और लड़की को बंदी बनाया है। लू उसे देख के पहचान जाती है और कहती है कि फ्लोरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ्लोरा लू की बहन है जो कि उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। घर पहुंचने के बाद फ्लोरा बताती है कि वो लू का पीछा करते करते यहाँ पहुंच गई है। हिराको उससे कहता है कि अब तुम यहाँ तक आई गई हो तो कुछ दिन क्यों ना रह जाओ यहाँ। फ्लोरा भी वहाँ कुछ दिन रहने के लिए मान जाती है और कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम लू के हस्बैंड हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यूरो उसे घूरने लगता है। ये देख के फ्लोरा डर जाती है और माफी मांगने लगती है और लू फ्लोरा को बताती है कि इन सभी इन्फर्नो वुल्व्स का मास्टर हिराको है और इतना ही नहीं इसने एक वाइवर्न को भी हराया है। ये सब सुन के हिराको के आगे फ्लोरा झुक जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। हिराको कूरो से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम वुल्व्स हो और ये इन्फर्नो का मतलब क्या है। तो कूरो उसे अपनी इन्फर्नो एबिलिटीज दिखा देता है। इसके बाद हिराको फ्लोरा के लिए डिलिशियस खाना बना देता है और जो उसकी कूरो और बाकी के पेट्स ने धुलाई की थी उसके लिए माफी मांगता है। फ्लोरा को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसे सबसे ज्यादा ये व्हाइट चीज पसंद आती है। हिराको उसे बताता है कि ये टोफू है जिसे उसने सोया सॉस से बनाया है, जिसे कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। लेकिन फ्लोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, उसे तो फर्मेंटेशन का मतलब भी नहीं पता। तो हिराको समझ जाता है कि यहाँ के लोगों को नहीं पता वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनसे फर्मेंटेशन होता है और ये सारी चीजें फ्लोरा अपने टैब में लिखने लगती है। कुछ टाइम बाद फ्लोरा वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते कहती है कि वो सोया सॉस और बाकी सारी चीजों के बारे में दुनिया को जरूर बताएगी। इसके बाद वो 1 महीने बाद वापस आ जाती है और साथ में वो काफी सारी मेट्स भी लेके आई थी। उन मेट्स की हेड का नाम एनी है और वो हिराको से कहती है कि वो जैसे भी चाहे उन्हें यूज कर सकता है। वहीं फ्लोरा साथ में काउस भी लाई थी तो अब वो चीज और बटर भी बना सकते हैं। वहीं टिया सोचने लगती है कि यहाँ पे सभी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ सिर्फ मैं अकेले ही एंजल हूँ, मैं तो काफी कमजोर हूँ। तो टिया वहाँ से जाती है और साथ में अपने अंडरलिंग्स को लेके आती है। वो 3 एंजल्स लेके आई थी, कुछ लिजर्ड मैन और साथ ही अंडे देने वाली मुर्गी भी। हिराको इस जगह को और सिविलाइज बनते देख खुश हो जाता है। वो सारी मेड्स ओगर्स की रेस से बिलोंग करती है तो वो साफ सफाई में बहुत अच्छी है, पर वो नोटिस करता है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो हिराको उन्हें खाना बनाना सिखाता है जिसके बाद वो रैबिट का मीट पका के देती है उसे। वहीं टिया जिन 3 एंजल्स को लेके आई थी उन्हें फॉरेस्ट के 3 रीजन्स में निगरानी के लिए कहती है। वहीं सभी लिजर्ड मैन को लेबर का काम दिया गया है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से होने लगा क्योंकि सारे लिजर्ड मैन एक ही जैसे दिखते थे। तो हिराको ने उनके लीडर डागा के हाथ पे एक कपड़ा बांध दिया। वहीं हिराको सोचने लगता है कि इस जगह की पॉपुलेशन काफी जल्दी बढ़ रही है। तभी लिया वहाँ पहुँच जाती है। वो बाकी की एल्व्स को भी वहाँ ले आई थी जो कि फॉरेस्ट में भटक रहे थे और ये अकल का अंधा आदमी पूछता है कि क्या कोई लड़का नहीं है। लिया कहती है कि कोई भी मेल सर्वाइव नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, अब वो मैन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और ये चमचमाता आदमी डर जाता और उनसे ये भी नहीं पूछता कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करने जा रही है। इसके बाद हिराको सभी रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है और वो उनसे सजेशंस मांगता है कि आखिर वो अपने विलेज का नाम क्या रखे। एक मेड कहती है कि हम क्यों ना इस विलेज का नाम फॉरेस्ट के नाम पे रख दे, पर फॉरेस्ट का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ है तो विलेज का नाम भी वैसा रखा गया तो लोगों को लगेगा कि ये कोई भूतिया जगह है। तभी ज़ाबुटोन दरवाजे की तरफ इशारा करती है। हिराको दरवाजा खोलता है तो सामने वही बड़ा सा पेड़ था। ये देख के हिराको विलेज का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देता है जो कि डेफिनेटली नारुतो के लीफ विलेज से कॉपी नहीं किया हुआ है। उस रात को सभी सिटीजन्स विलेज का नाम रखने को सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी शार्टी करने के लिए वाइन का बैरल खोलते हैं। हिराको को सभी लोग मेयर बुलाने लगते हैं। हिराको कह रहा होता है कि अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ, पर लू कहती है कि तुम्हारे अलावा और कौन बनेगा मेयर, और अब हिराको भी खुश हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त है। टिया ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और वो हिराको को अपने पास बैठने को कहती है। टिया उससे पूछती है
कि तुम अकेले बैठ के क्या सोच रहे थे, कैमरा फिट कर दो बंदे के दिमाग में। हिराकू कहता है कि वो इतना खुश था कि ये सब उसे एक सपना लग रहा है। टिया कहती है कि ये सब सपना नहीं है और हम सभी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही एंजॉय करते बिताएंगे। हिराकू सोचने लगता है कि आखिर कितने साल बीत गए जब मैं आखिरी बार खुश हुआ था, और उन सभी का खुशी से भरा चेहरा देख के सोचता है कि शायद मैं इन सभी का मेयर बनना ट्राई कर सकता हूँ। जब तक समर आया उस विलेज में रहने वालों की तादाद और बढ़ गई। कुछ दिन बाद ही वहाँ डेमोनिक किंगडम का एक मैसेंजर आता है। वो अपना नाम बीजल बताता है और वो हिराकू को एक बॉटल गिफ्ट में देता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे लिए डीमन लॉर्ड का एक मैसेज है, वो तुम्हारे इस विलेज के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि ये जगह डीमन लॉर्ड को बिलोंग करती थी तो हिराकू सोचता है कि क्या वो उससे टैक्स पे करवाना चाहते हैं या फिर उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। वो कुछ भी करने से पहले लू और टिया से एडवाइस लेना चाहता है, लेकिन वो दोनों उसे इशारे में कहती हैं कि ये तुम हैंडल कर सकते हो। हिराकू हिम्मत जुटाता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड अगर हमें यहाँ रहने देते हैं तो हम टैक्स के तौर पर फसल का कुछ हिस्सा देंगे। वो नहीं चाहता कि डीमन लॉर्ड को लगे कि वो उसके खिलाफ है, तो वो कहता है कि हम टैक्स के तौर पे 10% देंगे। ये सुन के बीजल हैरान हो जाता है। ये देख के हिराकू भी सोचने लगता है कि क्या मैंने कम बोल दिया, लेकिन बीजल इस अरेंजमेंट को ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हिराकू अग्रीमेंट पे साइन कर देता है। उस अग्रीमेंट में लिखा है कि वो 10% टैक्स सिर्फ फसलों पे देंगे, बाकी दूध दही वाइन वगैरह पे उन्हें कुछ नहीं टैक्स देना होगा। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि उसने ज्यादा ही कम टैक्स दिया है, तो बीजल को गिफ्ट देके वहाँ से विदा कर देता है। हिराकू लिया और टू से पूछता है कि क्या उसने सही किया। लू कहती है कि हाँ बहुत सही किया, क्योंकि अब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम अब डीमन लॉर्ड की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। और टिया कहती है कि फिर भी 10%, तुम तो काफी अच्छे से नेगोशिएट कर गए, क्योंकि यहाँ टैक्स का रेट 50 से 60% होता है। एक और अच्छी बात यह है कि वो टैक्स कलेक्ट करने सिर्फ साल में एक ही बार आएंगे, तो हम उन्हें टैक्स कम भी दे सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वहीं जो गिफ्ट बीजल लाया था वो एक ऑलमाइटी मेडिसिन है जो कि किसी भी तरह की चोट को ठीक कर सकती है। वहीं डीमन लॉर्ड के कासल में सभी लोग ये सुन के हैरान होते हैं कि हिराकू ने डीमन लॉर्ड की आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्हें लगता है कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि वाइवर्न को हरा सकते हैं, तो सरेंडर करने के पीछे जरूर उनकी कोई चाल है। बीजल कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा, पर मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ सबसे ताकतवर एंजल और सबसे ताकतवर वैम्पायर उसके बगल में ही खड़ी थी। और इतना ही नहीं, उसके पास हाई एल्व्स और इन्फर्नो वुल्व्स की आर्मी भी है। और जो एंजल्स मुझे मेयर के पास लेके गई वो तीनों किलर एंजल्स थी। अगर मैं उनके ऑफर को मना करता तो वो हमारे दुश्मन बन जाते। इसके बाद वो सभी उसका दिया वो गिफ्ट खोलते हैं। गिफ्ट में एप्पल थे जिसे कि ग्रैट्स खाता है, जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। गिफ्ट को पैक करने वाला कपड़ा देख के बीजल कहता है कि ये तो ग्रेट डीमन स्पाइडर ने बनाया है। एक डीमन स्पाइडर ने प्रीवियस लॉर्ड को बराबर की टक्कर दी थी। ये सुन के रेंडर फिर से कहता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। वहीं अगले दिन ड्रैगन्स का रूलर ड्राइम हिराकू के विलेज में पहुंच जाता है और वो उनके लिए गिफ्ट लाए थे। उन्होंने गिफ्ट में उसे बहुत ही अच्छी तलवार दी थी। हिराकू गिफ्ट के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और पूछता है कि उनके यहाँ आने की वजह क्या है। वो कहता है कि हम आपसे काफी दूर रहते हैं, पर फिर भी हम आपको अपना पड़ोसी समझते हैं, तो हमें लगा कि आपसे कम से कम हमारी जान पहचान तो होनी चाहिए। हिराकू उससे पूछता है कि तुम्हारे मास्टर ने अपना सर क्यों झुका रखा है, तो गुची माफी मांगता है और ड्राइम से अपना सर उठाने को कहता है। ड्राइम अपना सर उठाता है तो एकदम से ही बड़ा लगने लगता है। हिराकू कहता है कि मैं आपको अंदर बुलाता, पर आपके साइज को देखते हुए तो ऐसा नामुमकिन लग रहा है। तो ड्राइम अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रात को ड्राइम कुछ ज्यादा ही पी लेता है और कहने लगता है कि यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर गुची कहता है कि हमें घर पे काफी लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वैसे भी आप इन सब के लिए सरदर्द नहीं बन सकते। तो वो लोग भी वहाँ से हिराकू के द्वारा दिए गए गिफ्ट को लेके चले जाते हैं। हिराकू सोचता है कि अब लगता है हमें रेगुलरली गेस्ट विजिट करते रहेंगे, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम उन्हें ग्रीट कैसे करेंगे। हिराकू कहता है कि वो एक गेस्ट हाउस बनाएंगे जिसमें कि कम से कम 4 लोग आराम से आ जाएं। पर लिया कहती है कि अगर लोग ग्रुप में आए तो वो छोटा पड़ जाएगा, तो हमें ऐसा गेस्ट हाउस बनाना चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग आ पाए। जिसके बाद वो सभी गेस्ट हाउस बनाने के काम पे लग जाते हैं। इसके बाद हिराकू कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो सारे विलेजर्स को एंजल्स डरा दें, और जब भी ज़ाबुटान अलार्म को बजाता है लिजर्ड मैन वॉरियर की तरह लड़ने पहुंच जाते हैं। तो एनिमीज और मेहमानों में डिफरेंस पता करने के लिए वो ज़ाबुटान को एक नई बेल दे देता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद टिया और लू मेहमानों का स्वागत करेंगे। पर दागा कहता है कि क्या होगा अगर कोई दुश्मन मेहमानों के भेष में आए तो। ऐसे करते करते उनकी वेलकम पार्टी में काफी सारे लोग ऐड हो जाते हैं ताकि वो हिराकू को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर पाए। फ्लोरा भी वेलकम पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है, पर हिराकू कहता है कि तुम उन गेस्ट पे नजर रखना जो कि रात भर यहाँ रहेंगे, क्योंकि वो भी कई दिनों तक लू की तरफ बिना सोए रह सकती है। ये तैयारियां खत्म होते ही अगली सुबह उनके विलेज में कुछ और नए गेस्ट आ जाते हैं। ये सभी हाउलिंग विलेज से आए थे जो कि हिराकू के विलेज के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये सुन के लू कहती है कि इन्हें मैं हैंडल करती हूँ। लू उनसे कहती है कि आप यहाँ तक आने में थक गए होंगे, चलो मैं आपको गेस्ट हाउस में रेस्ट के लिए ले चलती हूँ। और वो उनसे पूछती है कि क्या आप इतने ही हैं, तो उनका लीडर कहता है कि हाँ हम इतने ही हैं। ये सुन के लू कहती है कि तो मैं बाकी दोनों को दुश्मन मान लेती हूँ। तभी 2 लोग जो कि फॉरेस्ट में छुपे हुए थे वो चिल्लाने लगते हैं। ये देख के उनका लीडर गाफ कहता है कि माफ करना, ये लोग शायद पीछे रह गए थे। लू कहती है कि इस जंगल में सेपरेट हो जाना काफी खतरनाक हो सकता है, और हाँ तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि जब तक तुम यहाँ हो ध्यान से रहो। वो उन सभी को गेस्ट हाउस में ले जाते हैं जहाँ की वो सभी लौंडे इतनी खूबसूरत लड़कियों को देख के खुश हो जाते हैं। वहीं टिया डोर को बाहर से लॉक कर देती है, क्योंकि उनके विलेज में जब भी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने
लेने आया था वो कोई गिफ्ट लाया था, लेकिन ये लोग कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आए और साथ ही 2 लोगों को उन्होंने फॉरेस्ट में छुपा रखा था, तो इन्हें हम नॉर्मल विजिटर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हिराकू उनसे पूछता है कि वो उन्हें वाइन क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं। हेडमेड कहती है कि वो हमारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आए, तो हम उन्हें वाइन नहीं देने वाले। हिराकू को उन्हें रूखा सूखा खाना खाते देख के बुरा लगता है, तो उन्हें वो वाइन दे ही देता है, लेकिन मेड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक आदमी 2 गिलास से ज्यादा नहीं पिएगा। हिराकू का मानना था कि हमें नहीं पता कि ये दुश्मन है या दोस्त हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। हिराकू उनसे उनके विलेज के बारे में पूछता है। उनका विलेज 500 साल पुराना है और वो अपनी जिंदगी हंटिंग और माइनिंग करके गुजारते हैं, तो उन्हें पास के ह्यूमन विलेज में ट्रेडिंग करके ही सर्वाइव करना पड़ता है। पर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो नई ट्रेडिंग की जगह ढूंढ रहे हैं और इस विलेज में आए हैं। किया एक बंदे से पूछती है कि तुम छुप क्यों रहे थे, तो वो बताता है कि अगर बाकियों को कुछ हो जाए तो कोई तो होना चाहिए जो कि विलेज में जाके रिपोर्ट करेगा। अब सुबह हो जाती है और हिराकू को यकीन हो जाता है कि वो बीस्टमैन उनके दुश्मन नहीं है और सही में उनसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो सभी बैठ के ट्रेड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। क्योंकि दोनों के पास ही कोई करेंसी नहीं है, तो वो ट्रेडिंग के लिए गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। पर हाउलिंग विलेज यहाँ से काफी दूर था और फॉरेस्ट ऑफ डेथ काफी खतरनाक जगह है, तो वो चाहते हैं कि हिराकू उनके विलेज में आके ट्रेड करे। हिराकू सोचता है कि वो कूरो और बाकी के डॉग्स का यूज करके इतना डिस्टेंस तो कवर कर ही लेगा और मान जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो किस चीज की ट्रेडिंग करने वाले हैं। ग्राफ कहता है कि हमने अपने हाथों से ग्लास, चम्मच और ये सारी चीजें बनाई हैं, हम इन सबको ट्रेड करना चाहते हैं। ये देख के हिराकू कहता है कि मुझे ये सब चाहिए और इनके एक्सचेंज में वो चाहते हैं कि वो उन्हें खाने पीने का सामान दे और इसी तरह से उनका ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। ग्राफ उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये विलेज में आने से पहले गिफ्ट भी लाने होते हैं और आगे वो कहता है कि हम अगली बार जाएंगे तो गिफ्ट जरूर लाएंगे, पर हमारा विलेज गरीब है तो हमारा गिफ्ट शायद अच्छा ना हो। पर हिराकू कहता है कि गिफ्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, बस गिफ्ट होना चाहिए। इसके बाद हिराकू खाने के सामान को हाउलिंग विलेज में पहुंचाना चाहता है, लेकिन लू कहती है कि हम हमारे विलेज को सीधा वहाँ थोड़ा भेज देंगे, तो हाउलिंग विलेज के साथ ट्रेडिंग की जिम्मेदारी टिया उठा लेती है। वहाँ जाने में उन सभी को 10 दिन लगने वाले थे, लेकिन ड्राइम उन सभी को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है और इसके बदले में उसे एक बैरल वाइन चाहिए। ड्राइम पहले ही हमेशा वहाँ 2-3 दिन छोड़ के पहुंच जाता था वाइन पीने और साथ में काफी सारे गिफ्ट भी लेके आता था। अब इसके बाद ड्राइम उन सभी को लेके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद टिया वहाँ से वापस आ जाती है। हिराकू उससे पूछता है कि कैसा रहा ट्रेड। टिया कहती है कि पहले तो वो घबरा रहे थे, पर जैसा कि तुमने कहा था फिर मैंने उन्हें फ्री सैंपल दिया, जिसको टेस्ट करने के बाद वो काफी खुश हो गए। पर ड्राइम दुख से सफेद हो चुका था। वो कहता है कि इन्होंने वो वाइन भी बेच दी जो कि मेरे लिए थी, पर हिराकू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रात में और दे दूंगा, जिस सुन के ड्राइम खुशी से उछल पड़ता है। टिया हिराकू को बताती है कि हाउलिंग विलेज के मेयर ने पूछा है कि क्या वहाँ के कुछ लोग यहाँ रहने आ सकते हैं। हिराकू सोचता है कि हमें तो कुछ लोगों की जरूरत है। टिया बताती है कि वहाँ से 20 लोग आने वाले हैं और वो सभी लड़कियां हैं। हिराकू सोच में पड़ जाता है कि यहाँ तो एक भी लड़का नहीं है मेरे अलावा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे विलेज का कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। तो हिराकू शर्त रखता है कि वो कम से कम 2 यंग लड़कों को भी भेजे। अगले हफ्ते वो सभी विलेज में आ जाते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप जैसे भी हमें यूज करना चाहें, बस हमें कभी छोड़ना मत, ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी। हिराकू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम कुछ टाइम तक आराम कर लो, फिर तुम हमें बता देना तुम्हें कैसा घर चाहिए। ये सुन के वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद हिराकू उनसे पूछता है कि जो लड़के आने वाले थे वो कहाँ हैं। वो कहती है कि हम अपने साथ 3 लड़के लेके आए हैं और वो 3 ये रहे। हिराकू जैसा सोच रहा था वैसा तो नहीं हुआ, पर वो उम्मीद करता है कि यही लोग इस विलेज के फ्यूचर को बचाएंगे। उन सभी लोगों के साथ कुछ वक्त रहने के बाद हिराकू नोटिस करता है कि यहाँ सभी लोग मैजिक यूज कर पा रहे थे, यहाँ तक कि ये इत्तुसा स्लाइम भी मैजिक यूज कर सकता है। वहाँ पे सिर्फ हिराकू ही था जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन चीजों पे फोकस करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है। एक एंजल आके हिराकू को बताती है कि ग्रैपलर बेयर और ब्लडी वाइपर लड़ रहे हैं। वो कहती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विलेज को भी नुकसान हो सकता है। पर जब वो हिराकू को लड़ाई वाली जगह पे लेके जा रही थी, हिराकू के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उनका स्वाद कैसा होगा। हिराकू एंजल से कहता है कि जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से वो उनकी तरफ लेके चले और हिराकू अपने एक ही वार से उन दोनों को हरा देता है। ये सब देख के किलर एंजल्स हैरान थी क्योंकि ये दोनों लेजेंडरी बीस्ट थे और हिराकू ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। घर वापस आके हिराकू उन्हीं दोनों को पकाने लगता है। पहली डिश को वाइन डाल के बनाता है जो कि काफी अजीब सी टेस्ट कर रही थी। इसके बाद वो ब्लड वाइपर के मीट से डिश बनाता है जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, पर हिराकू को उस डिश में कुछ मिसिंग लग रहा था। अगली सुबह वो फ्लोरा की रिसर्च लैब में जाता है और उससे फर्मेंटेशन की रिसर्च के बारे में पूछता है। फ्लोरा कहती है कि उसने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है क्योंकि उसे 3 बार हट को रिबिल्ड करना पड़ा है। इसके बाद हिराकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
किल कर दे। ये सुन के फ्लोरा उसे एक मेडिसिन की बोतल दे देती है जो कि हिराको सेफली फूड में डाल सकता है। इसके बाद वो मुर्गियों से अंडे ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें फेंटता है, फिर उसमें नमक, विनेगर और ऑयल डाल के और भी घुमाता है और इस तरह से वो मेयोनेज बना लेता है और इस तरह से उसकी डिश कंप्लीट हो जाती है। तभी वहाँ कुछ डॉव्स आ जाते हैं जिनका भी लीडर डोनोवन नाम का बंदा है। वो कहता है कि हमने सुना है कि तुम्हारी वाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वो शेयर करो। पर लू कहती है कि हमारी वाइन बहुत वैल्यूबल है, तुम्हें उसके बदले कुछ देना होगा। वो कहता है कि हमारे पास पैसा तो नहीं है पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम कई तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। जिसके बाद वो डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके अल्कोहल बनाने लगते हैं। कॉर्न विस्की का सबसे पहला ग्लास डोनोवन हिराको को देता है। ये पी के हिराको कहता है मजा आ गया भाई। डोनोवन और उसके साथी विलेज में ही रहने लग जाते हैं ताकि वो और अल्कोहल बना पाए और उनकी वेलकम पार्टी में सभी लोग मेयोनेज और अल्कोहल ठूस रहे होते हैं और इस पार्टी में बिन बुलाए मेहमान की तरह ड्राइम भी पहुंच जाता है। हिराको ये सोच के खुश हो रहा होता है कि फाइनली इस विलेज में कुछ अडल्ट आ गए हैं। वो डोनोवन से पूछता है कि तुम्हारी नजर किस लड़की पे है? साले दलाल, क्या हरकतें हैं ये? पर डोनोवन कहता है कि ये मेरे लिए काफी यंग है, पर इनमें से अगर किसी की दाढ़ी होती तो मैं सोच सकता था। अगली सुबह फिर से ज़ाबुटोन अलार्म बजाती है और हिराको देखता है कि एक ड्रैगन विलेज की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। हिराको को ड्रैगन डेंजरस लग रहा था और वो उस पे अपने भाले से हमला करने जा रहा होता है कि ड्राइम आगे उसे टक्कर मार देता है। तभी वहाँ एक और ड्रैगन आ जाता है। हिराको ड्राइम को बचाने के लिए उस पे भाले से हमला कर देता है। वो ड्रैगन किसी तरह लास्ट मोमेंट में उसके अटैक को डॉज कर पाता है तो वो दोबारा से उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी गुची आ जाता है और उसे रुकने को कहता है। उसे बताता है कि वो सब एनिमीज नहीं है, जो सुन के हिराको हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उन दोनों कुड़ियों को इंट्रोड्यूस करता है। उनमें से एक ड्राइम की वाइफ है और दूसरी उसकी बेटी है। बेटी का नाम लास्टिस मून है और उसकी अम्मा का नाम ग्राफलून है। हिराको ड्राइम से पूछता है कि तुम्हारी बीवी और बेटी यहाँ क्यों आई है? ड्राइम बताता है कि जब भी वो रात को आता था वो छुप के आया करता था। ये देख के उसकी बीवी और बेटी को शक होने लगा कि वो रात को कुल छर्रे उड़ाने जाता है, क्योंकि वो साथ में काफी सारा ट्रेजर भी लेके आता था। पर ड्राइम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपने पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे कर रहा हूँ। पर ये सुनकर उसकी बीवी का शक यकीन में बदलने लगता है। पर हिराको उनके झगड़े को रोकता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग कौन हो। पर ड्राइम कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, और अपनी बीवी और बेटे से माफी मांगने को कहता है। हिराको के जाने के बाद ड्राइम अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आया मैं करना क्या चाह रहा हूँ? ये बहुत जरूरी है कि हमारी इस विलेज के साथ रिलेशंस अच्छे रहें। ग्राफलून कहती है कि उनकी नंबर में तादाद चाहे कम हो, लेकिन वो स्पेयर ही काफी है हमें खत्म करने के लिए। ग्राफलून तो स्पेयर को डॉज भी नहीं कर पाती। अगर ज़ाबुटोन, जो कि इसकी पुरानी फ्रेंड है, उसने मदद ना की होती तो। वो लास्टी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट जॉब है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा, हम ऐसी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी कोशिश करो ताकि ये ताकत हमारे खिलाफ ना आए। वहीं हिराको भी उसका स्वागत खुशी खुशी करता है, पर बड़ी जल्दी ही उसे समझ में आता है कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और उसकी एक छींक से ही उसकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। हिराको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्या काम दे, क्योंकि ड्राइम ने कहा था कि वो उसे यहाँ कुछ काम करने को दे। वहीं हिराको के वुल्व्स भी ड्रैगन से डर रहे थे। टिया हिराको को बताती है कि जब से यहाँ ड्रैगन आया सभी के सभी एनिमल्स डरे हुए हैं, तो उन्हें ना ही दूध मिल रहा है ना ही अंडे। जिसके बाद टिया हिराको को बताती है कि ड्रैगन के पास अपार नॉलेज और विजडम होता है, तो हिराको को लगता है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन संभालने में अच्छी होगी। जब अगली बार बीजल वहाँ आता है वो तुरंत ही लास्टी को पहचान लेता है। वो वही संघ की ड्रैगन है जिसे कि लोग ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन कह के बुला रहे हैं। बीजल की फटी पड़ी है। वो डरा डरा ही कहता है कि जो उन्हें पिछली बार ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स मिले थे वो उन्हें और चाहिए। लास्टी कहने लगती है कि हमारे पास ऑरेंजेस का स्टॉक कम है, तो क्या आप उसकी जगह स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो? बीजल डरा हुआ कहता है कि हाँ चलेगा। इसके बाद वो उसके ऑर्डर को प्रिपेयर कर देते हैं और लास्टी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें गिन देती हूँ। पर बीजल एक ही चीज गिन रहा था, सेकंड जो कि उसे यहाँ गुजारने पड़ रहे हैं। वहीं डीमन लॉर्ड के कासल में सभी जनरल्स ये सुन के हैरान थे कि अब उनके पास ड्रैगन्स भी हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें विलेज पे स्पाई करना होगा, पर ऐसे ही किसी को भेजना खतरनाक हो सकता है। तो बीजल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। बीजल घर आके अपनी बेटी रैम को बुलाता है। वो उसे कहता है कि उसे विलेज में रह के उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को इन्वेस्टिगेट करना होगा। रैम कॉन्फिडेंट है कि वो इसे आसानी से कर लेगी और वो टेलीपोर्ट होकर विलेज के ऊपर पहुंच जाती है और वो विलेज को देख के कहती है कि इतनी खतरनाक जगह में इन्होंने ऐसा विलेज कैसे बना लिया। दरवाजे पे उसका स्वागत लास्टी करती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन रैम पहले से ही जानती थी कि लास्टी कितनी ज्यादा पावरफुल है। लास्टी उसे विलेज दिखाने लगती है और रैम सोचने लगती है कि ये इतना खतरनाक ड्रैगन मुझे फसलों के बारे में क्यों बता रहा है। लेकिन तभी हाउलिंग विलेज से कुछ मैसेंजर आते हैं, तो लास्टी को वहां जाना पड़ता है। तो अब रैम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो नोटिस करती है कि यहाँ कई तरह की स्पीशीज हैं, जैसे लिजर्ड मैन, बीस्ट मैन, ओगर्स। वो इन सभी को देख के कहती है कि इनसे लड़ना तो काफी मुश्किल होगा, पर अगर हम अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स से लड़े तो शायद हम इन्हें हरा पाए। लेकिन इसके बाद उसकी नजरें वैम्पायर प्रिंसेस, एंजल्स,
एंजल्स, इन्फर्नो वुल्व्स और डीमन स्पाइडर्स पे पड़ती हैं, जिसके बाद उसके सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को वो अपने चार्ट में लिख लेती है और सोच रही होती है कि इसमें सिर्फ मेरे को ऐड करना रह गया। अगर वो इन सबको कमांड कर रहा है तो वो जरूर इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो सोच ही रही होती है कि आखिर ये इंसान कितना पावरफुल होगा। तभी वो बगल से हिराकू को जाते हुए देखती है। उसे देख के रैम सोचती है कि इतना कमजोर इंसान यहाँ क्या कर रहा है। हिराकू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम गुम हो गई हो? पर वो कहती है कि मुझे किसी कमजोर ह्यूमन की मदद नहीं चाहिए। जब वो वापस विलेज जाती है तो लास्टी उसे बताती है कि जिस इंसान से वो मिली वो मेयर ही है और वो इतना स्ट्रांग है कि वो मेरी मॉम को भी हरा सकता है। रैम ये सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि वो उससे काफी रूडली बिहेव करके आई है। रैम को वहाँ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। हिराकू नोटिस करता है कि वो लास्टी से काफी क्लोज हो गई है, लेकिन उसके सामने ऑकवर्ड सा बिहेव करती है। इसके बाद ऑटम का सीजन आ जाता है और हिराकू कहता है कि अगर यहाँ सी फूड होता तो और भी मजा आता। तो रैम कहती है कि अगर वो ओशन एक्सेस चाहता है तो वो डिमोनिक किंगडम के पोर्ट सिटी में जा सकता है। वो ओशन के किनारे में ही है और वहाँ के लोग ओशन की चीजों को ही ट्रेड करते हैं, तो हमें वहाँ से सी फूड मिल सकता है। लास्टी कहती है कि वो वहाँ उड़ के जा सकती है और बाकी की लड़कियां भी उसके साथ हो लेती हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और हिराकू ये जान के खुश था कि वो सभी लोग उसके हाथ का बना खाना इतना एंजॉय करते हैं। 3 दिन बाद वो वापस आते हैं। वो अपने साथ गॉरन कंपनी के प्रेसिडेंट माइकल गॉरन को लेके आए थे। वो शशातो सिटी का एक मर्चेंट है और वो अपनी सारी फिशेस की वैरायटी शो करता है। इसके बाद माइकल कहता है कि मेरे यहाँ आने की 3 वजह है। पहला तो मैं इस विलेज के मेयर से मिलना चाहता था और शुक्रिया करना चाहता था हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। दूसरा, मैं और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करना चाहता था और हो सके तो मैं इस विलेज का ऑफिशियल ट्रेड एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। मेरा सालों का एक्सपीरियंस इस विलेज की ट्रेडिंग को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। शाम को माइकल वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है कि अगली बार मैं अल्कोहल की भी ट्रेडिंग करना चाहूंगा, पर लास्टी के होते हुए वो अल्कोहल कहीं नहीं जाने वाला था। हिराकू खुश था क्योंकि अब माइकल जैसा स्किल्ड मर्चेंट उनकी ट्रेडिंग को हैंडल करेगा। वापस जाते वक्त माइकल मुड़ के ग्रेट ट्री विलेज को देखता है। 3 दिन पहले जब माइकल के ऑफिस में वो तीनों पहुंची थी, वो पहले तो उन्हें भगाने वाला था, लेकिन फिर वो रैम को पहचान जाता है कि वो डीमन किंगडम के एक जनरल की बेटी है। और जब लास्टी अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उसकी और फट जाती है। माइकल को उनके साथ ट्रेडिंग करना काफी रिस्की लग रहा था। वो सभी उसको अपनी फसल दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हम इन सब चीजों को आपको देंगे और बदले में हमें सी फूड चाहिए। जब माइकल कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि इनमें वही रेयर फ्रूट्स हैं जिनके बारे में पूरे डीमन किंगडम में चर्चा हो रही है और इनमें से एक एक फ्रूट कई सिल्वर कॉइन्स में बिकता है। तो माइकल समझ जाता है कि चाहे इस काम में रिस्क हो लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तो वो उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए मान जाता है और कहता है कि सामान की डिलीवरी करने के लिए वो खुद जाएगा। और वो उनसे पूछता है कि कैपिटल में कहाँ डिलीवर करना है फूड, पर रैम कहती है कि कैपिटल में नहीं, हम द ग्रेट ट्री विलेज जाएंगे जो कि द फॉरेस्ट ऑफ डेथ के सेंटर में है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या इतने प्रॉफिट के चक्कर में उसे अपनी जिंदगी खतरे में डालनी चाहिए। लस्टी माइकल को बड़ी ही तेजी से लेके जा रही थी, जिसकी वजह से माइकल बहुत डरा हुआ था। लेकिन विलेज जाने से पहले लास्टी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, जिन्हें देख के माइकल को हार्ट अटैक आते आते बचता है। और जब वो विलेज में एंजल्स और इन्फर्नो वुल्व्स को देखता है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। और जो थोड़ी बहुत शांति उसे मिली थी हिराकू को देख के कि वो नॉर्मल ह्यूमन है, लू को देखते ही वो शांति भी छूमंतर हो जाती है। और जब आखिर में वाइन मांगने के लिए लास्टी ने उस पर चिल्लाया था, उसकी थोड़ी बहुत हिम्मत भी चूर हो जाती है और अब बस वो खुश है कि उसने इस डील को पूरा कर दिया। इसके बाद रात को सभी लोग हॉटपॉट में सी फूड डाल के बनाते हैं और इन्हें ये पहले के हॉटपॉट से काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। अगली सुबह हिराकू को एक और ड्रैगन दिखता है जिसे कि तीनों एंजल्स मिलकर भी नहीं रोक पाई थी। वो ड्रैगन जंगल में हमला कर देता है और हिराकू को चिढ़ाने लगता है, तो हिराकू अपने भाले से उस पर हमला करता है, पर उसका अटैक मिस कर जाता है। पर यह सब हिराकू का प्लान था ताकि वो उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा सके। और जब वो जंगल में ड्रैगन के पास जाता है तो वो देखता है कि वो ड्रैगन भी एक लड़की ही है और उससे पूछता है कि वो फॉरेस्ट को क्यों जलाना चाह रही थी। तभी वहाँ ड्राइम उड़ता हुआ पहुंचता है और हिराकू से रुकने को कहता है। वो बताता है कि इसका नाम हारुकेन है और वो ड्राइम की बड़ी बहन है। हारुकेन कहती है कि इसमें सब तुम्हारी गलती है, तुम लास्टी की शादी इस विलेज के मेयर से करवा रहे हो। हिराकू ड्राइम से पूछता है कि ये कब हुआ, पर ड्राइम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैंने ये तब बोला होगा जब मैं नशे में था। और हारुकेन कहती है कि मैं तो बस यहाँ के चीफ को देखना चाहती थी कि वो किस तरह का इंसान है, क्योंकि लास्टी की शादी जो होने वाली है। हिराकू उससे कहता है कि तो तुम नॉर्मली भी तो विजिट कर सकती थी, पर हारुकेन कहती है कि सभी लोग कहते हैं कि इस विलेज का चीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बस तुम्हारी ताकत देखना चाहती थी। पर ड्राइम कहता है कि सिर्फ ये बात नहीं है, वो असलियत में अपना गुस्सा भी निकाल रही थी क्योंकि वो जेलस फील कर रही है। तो हारुकेन कहती है कि ऑब्वियसली मैं जेलस फील कर रही हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मेरी लिटिल नीस की शादी करवा रहे हो तुम लोग, वो तो मुझसे 900 साल छोटी है। तो हिराकू गुस्से में उसका सर पकड़ता है और उसे घुटनों पे आने को कहता है। मेरा मतलब है वो अपनी डाली से उसे खेदने को कहता है। नहीं सॉरी, वो उससे फॉरेस्ट को क्लीन करवाता है। और रात को वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ लास्टी हारुकेन के लिए हिराकू से माफी मांगती है। वहीं हारुकेन माजोंग की गेम खेलना चाहती है, लेकिन ऐसे नहीं, वो कुछ बेट भी करना चाहती है। हिराकू कहता है कि मेरे पास बेट पे लगाने के लिए तो कुछ नहीं है, तो अगर मैं हारूंगा तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। वहीं कुछ देर बाद गेम काफी इंटेंस हो चुकी है और हिराकू कई राउंड्स हार चुका है और अब वो बेट लगा के पछता रहा था क्योंकि अब उसके शरीर पे सिर्फ
सिर्फ चड्डी ही बची थी। हिराको को लगता है कि कहीं वो जीतने के लिए पीसेस को रिराइट तो नहीं कर रहे, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं करेंगे। जिसके बाद हिराको ये वाला राउंड भी हार जाता है, जिसके बाद सभी लोग उसे पैंट उतारने को कहने लगते हैं और लड़कियां तो ऐसे चेयर कर रही होती हैं उसे। हिराको भी अपनी हार मान लेता है और सभी के सामने पैंट खोल देता है। वहीं डीमन किंग के कैसल में बीजल सबको बता रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन हाकुरन भी उनके विलेज में दिखी थी आज। ये सुन के एक जनरल कहता है कि उनके पास अब इतनी ताकत हो गई है कि वो किसी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरी बेटी का आज लगता है मूड खराब है, उसने बस मुझे गुड मॉर्निंग ही कहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैट्स कहता है कि आप ये सब छोड़िए, हमें अपनी मिलिट्री फोर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। वहीं रैंडम ने तो रिजाइन ही कर दिया है। वहीं विलेज में हाकुरन सभी बच्चों को मैथ पढ़ा रही है और हिराको नोटिस करता है कि वो सब कुछ करने में काफी ज्यादा स्किल्ड थी, लेकिन उसे कोई काम दो तो वो काफी ज्यादा नखरे करती है। वो एकदम काम चोर है। तो हिराको उसे गड्ढे खुदवा के भरवाने लग गया, जिससे वो एक दिन में ही बुरी तरह से बोर हो गई। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो टीचर बन जाएगी। अगले दिन विलेज में कुछ लामिया गर्ल्स आती हैं, जो कि हिराको से उनको बचाने की रिक्वेस्ट करती हैं। और अब हिराको को पता लगता है कि उसके पेट्स ने इनके घरों पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बेघर हो गए और उन्हें यहाँ मदद के लिए आना पड़ा। तो हिराको भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो जो वैल्यूएबल्स लाए थे उनके बदले उन्हें फ्रूट्स दे देता है और साथ ही वो उन्हें कुछ कपड़े भी दे देता है ताकि वो अपने पॉम पॉम को ढक सके। और वो उन्हें कहता है कि वो अपने घर वापस जा सकते हैं। इसके बाद वो विलेज के लिए डिलीवरी सर्विस जैसे बन जाते हैं और वो उनके गुड्स को जिनसे वो ट्रेड करते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हिराको डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा फसल उगाएगा। वहीं डीमन किंग के कासल में 3 लड़कियां डीमन लॉर्ड की बेटी को बता रहे होते हैं कि ग्रेट ट्री विलेज की मिलिट्री फोर्स तो बढ़ती ही जा रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने रैम को जबरदस्ती वहाँ रखा है और वो प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी आर्मी को ले जाके रैम को बचाएं। ये सुन के प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ, हम उस विलेज को डिफीट करके रैम को जरूर बचाएंगे। वहीं रैम के ऑफिस में बीजल टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है और वो उससे पूछता है कि उसे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही। रैम उसे मेन पॉइंट पे आने को कहती है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बीजल रैम को बताता है कि प्रिंसेस आर्मी को इकट्ठा कर रही है द ग्रेट ट्री विलेज को इन्वेड करने के लिए। उन्हें हमारी रिपोर्ट झूठी लगने लगी है। उन्हें लगता है कि कोई भी विलेज इतना ताकतवर नहीं हो सकता। वहीं डीमन लॉर्ड की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी को रोक सके। वो कल ही 300 ट्रूप्स के साथ अटैक करने वाले हैं। तो बीजल रैम से कहता है कि उन्हें वो अटैक करने से पहले ही डरा दे। रैम कहते हैं कि हाँ, यही बेहतर रहेगा, नहीं तो बाकी के विलेजर्स को पता लगा तो वो पूरे डिमोनिक किंगडम को ही उड़ा देंगे। अगले दिन सलामिया गर्ल उन सभी सोल्जर्स को डरा देती है और सोल्जर्स उनकी ताकत देख के उनके सामने रहम की भीख मांगने लगते हैं। वही लड़कियां इस बात से हैरान थी कि उन्हें इस छोटे से काम करने के लिए 10 बॉक्सेस ऑफ एप्पल दिए जा रहे थे। विलेज में रैम उन्हीं तीनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो सब यहाँ ऐसे काम करेंगे जैसे कि उनकी लाइफ इस पे डिपेंड करती हो। हिराको पूछता है कि ये सब डरी हुई क्यों लग रही है। तो रैम कहती है कि इन दोनों ने कुछ गलती करी है, पर अब वो उस गलती को सुधारना चाहती है, इसलिए वो सब यहाँ काम करने आई है। अगर वो सब काम ना करें तो आप उन्हें खत्म कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो यूरी को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ये सिर्फ यहाँ का काम देखने आई है। हिराको रैम से कहता है कि वो अब उन सभी को विलेज दिखा सकती है और वहाँ से चला जाता है। रैम सभी से कहती है कि अगर तुम यहाँ ढंग से काम करोगी तो तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दी जाएंगी और वो सभी से उनकी आइडेंटिटी छुपाने को भी कहती है, यानी प्रिंसेस यूरी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद रैम उन्हें विलेज का टूर देने लगती है। विलेज देखने के बाद सभी लड़कियां बैठ के खा पी रही होती हैं और खुश थी कि उन्हें पॉलिटिक्स और इस विलेज के बारे में चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। हिराको भी ये देख के खुश था कि वो बड़ी जल्दी ही सभी से घुल मिल गई थी। तभी लू भी उन सभी लड़कियों को देखने आती है। हिराको नोटिस करता है कि लू की हाइट कम हो गई है। लू कहती है कि शायद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पर उसे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी। हफ्तों तक काम करके और बच्चों के साथ खेलने के बाद अब उसके जाने का समय आ चुका था। यूरी कहती है कि मैंने इस विलेज से काफी कुछ सीखा है और मैं जल्दी वापस भी आऊंगी। और एज अ पार्टिंग गिफ्ट सेना उसे ब्रेड्स और कुकीज दे देती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां यूरी के साथ जाने से मना कर देती हैं। वो कहती है कि अभी भी हमें यहाँ बहुत कुछ सीखना है। वहीं डीमन लॉर्ड बीजल से कह रहा होता है कि जब से उसकी बेटी विलेज से आई है वो थोड़ी अलग सी एक्ट कर रही है। वो अब बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है और कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो बीजल उसे बताता है कि वो शायद समझदार हो गई है पहले से। वहीं विलेज में विंटर के लिए हार्वेस्टिंग चल रही थी, लेकिन फसल इस बार कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गई। तो लास्टी कहती है कि अगर ये सब ज्यादा है तो मैं कुछ अपने फादर को भिजवा दूं, और हाकुरन भी कुछ अपने पेरेंट्स को भिजवाना चाहती थी। हिराको उससे पूछता है कि भिजवा दो, पर तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? वो बताती है कि उसके पिता एम्परर ड्रैगन है जो कि नॉर्थ में रहते हैं और उसकी माता श्री हरिकेन ड्रैगन है जो कि साउथ में रहती हैं। हिराको को ऐसे नाम सुनकर लगता है कि वो जरूर खतरनाक जीव होंगे, तो उसे लगता है कि ये सब शेयर करने में ही भलाई होगी। इसके बाद लास्टी एक्स्ट्रा फसल को अपने पेरेंट्स के पास डिलीवर कर देती है, जिसके बाद वो माइकल के पास जाती है, जहाँ माइकल उसे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कहता है क्योंकि उससे ट्रेडिंग पे असर पड़ रहा था। लास्टी मान जाती है और एक झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। थैंक यू के तौर पर माइकल उसी मॉन्स्टर का मीट उसे दे देता है और वो हिराको को उसी मीट को बनाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हाकुरन भी अपने पेरेंट्स के पास जाती है और जब वो वापस आती है तो अपने साथ और भी एल्व्स को लेके आई थी और हर बार की तरह ये सारी भी फीमेल्स ही थी। अब तो सरप्राइज भी नहीं होता मैं, कोई भी नया बंदा आता है मुझे लगता है वो सारी फीमेल्स ही
होंगी। यहाँ तो अब कोई जानवर भी आएगा तो मुझे लगा वो भी फीमेल ही है। उनकी लीडर बताती है कि वो सभी माउंटेन एल्व्स हैं, लेकिन उनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए वो इसी विलेज में रहना चाहती हैं। हिराको भी उन्हें विलेज में रहने की परमिशन दे देता है और अब उसके पास वुमेन्स की एक और नई स्पीसीज आ चुकी है। ये बंदा ऐसा लगा है पूरी दुनिया को खुद ही पॉपुलेट करना चाहता है। वो सभी खुद को बहुत अच्छा हंटर समझती थी और वो कहती है कि वो अपना खाना खुद ही हंट करेंगी, लेकिन जब वो हंट करने जाती है तो उनका कोई भी ट्रैप काम नहीं करता और वो चोट घाट खा के वापस पहुंच जाती है। वहीं हिराको ने अपना बाथटब अलग बिल्ड कर लिया था ताकि कोई भी उसे परेशान न करे, लेकिन उसके बाद हाउस के बाहर रेमन तीनों लड़कियों को पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो तो बस मेयर की पीठ को वॉश करने आए थे। रेमन से कहती है कि ऐसे छिछोरी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वहीं लू की तबीयत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। हिराको उससे पूछता है तो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं है, शायद बस थोड़ी सी सर्दी है। तभी सेना लू से पूछती है कि क्या तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है? तो लू कहती है कि हाँ, कुछ टाइम से मेरा मन खट्टी चीजें खाने का कर रहा है। सेना बताती है कि हाउलिंग विलेज की लड़की के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। हिराको पूछता है तो उसके साथ क्या हुआ? वो लड़की बताती है कि बच्चा हुआ। अब विंटर खत्म हो चुका है और हिराको सूरज सर पे चढ़ने के बाद स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। ये सब उसके अब सुबह का रूटीन बन चुका था। वो सुबह ज्यादा जल्दी नहीं उठ पाता था क्योंकि मेड्स उसकी हमेशा उससे पहले उठना चाहती थी। वहीं एक स्लाइम नशेड़ी हो चुका था जो कि एक पूरी बैरल वाइन की पी जाता है और वो सभी उसका पब्लिक एक्सिक्यूशन देखने को तैयार थी। और अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ जाता है। अब क्योंकि विलेज में काफी सारे लोग हो गए थे तो वो सभी ब्रेकफास्ट एक ही टेबल पे नहीं कर सकते थे, तो अब 3 ग्रुप में बट चुके हैं। पहले ग्रुप में हिराको और बाकी के मेन लोग आते हैं, दूसरे ग्रुप में मेड और तीसरे ग्रुप में वो सभी लोग जो कि थोड़ा लेट खाते हैं। खाना खाने के बाद हिराको कुछ नया करना चाहता है तो वो काफी सारे फूल रोप देता है ताकि उसका विलेज और भी सुंदर लगे। साथ ही वो फर्नीचर भी बना रहा था और बच्चों के लिए खिलौने भी। उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था, लेकिन ऑलमाइटी फार्मिंग टूल ये सारी चीजें काफी आसान कर देता है। इसके अलावा उसने वुडन स्वॉर्ड भी बनाई थी जिसकी वजह से सारी मेड्स और बाकी सब ट्रेन करते हैं। कभी कभी वो भी उनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है ताकि वो उनके भीगे बदन को देख सके। वो कुछ डैगर्स को थ्रो करने की कोशिश करता है लेकिन सारे के सारे मिस हो जाते हैं। तभी माउंटेन एल्फ आके उसको दिखाती है कि ये सब कैसे किया जाता है। पर हिराको कम से कम ये जान के खुश है कि कम से कम वो स्पेयर तो चला पा रहा है। अब सारा काम खत्म करके सभी घर पहुंचे हैं। आज का खाना मेड्स ने कुछ ज्यादा ही मीठा बना दिया है, लेकिन मेड का दिल रखने के लिए हिराको उसे भी खा लेता है। वहीं इसके बाद वो मस्त नहाता है, पर वो बाहर आता है तो वो फील करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। सारी एल्व्स उस पर नजर रख रही थी। हिराको रूम में आके सोचता है कि शायद वो मुझ पे इसलिए नजर रख रहे हैं ताकि वो मुझे सेफ रख पाए। वो मदद के लिए चिल्लाता है ताकि वो उनकी लोकेशंस का पता लगा पाए और वो ये देख के काफी खुश था कि लोग उसकी चिंता कर रहे थे, पर वो कल सारे डोर्स को सील भी कर देगा। वहीं अगले दिन सेना हिराको के पास आती है और उसे बताती है कि विलेज में कोई अजीब आदमी आ गया है। हिराको वहाँ जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसकी मूर्तियों के आगे मत्था टेक के बैठा है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो यहाँ कैसे पहुँच गया। वहीं लू उसे पहचान जाती है कि वो प्रोजेनिटर है। इसके बाद वो उसे गेस्ट हाउस में ले आते हैं। वो वैम्पायर्स का प्रोजेनिटर है और उसका नाम वेरग्राइफ है। वो लू को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसका बेबी नेचुरल है। ये काफी रेयर है क्योंकि ज्यादातर वैम्पायर्स अपनी फैमिली को ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बढ़ाते हैं। वहीं हिराको को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये है कौन, तो लू से बताती है कि वो एक तरह से उसके ग्रैंडफादर हैं। वेलग्रिफ बताता है कि उसकी उम्र 4000 साल से ज्यादा है। लंबा जीने की वजह से उसे समय समय पे अपनी मेमोरीज डिलीट करनी पड़ती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के वो सब कुछ भूल चुका है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो विलेज में घूम ही रहा था कि मैं गॉड्स की स्टैचू की तरफ खींचा चला गया। तो हिराको उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम गॉड से मिल चुके हो? तो वेलग्रिफ कहता है हाँ, मैं पैदा होने से कुछ समय पहले उनसे मिला था, पर अब वो भूल चुका है कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखते थे। पर गॉड डेफिनेटली तुम्हारे स्टैचू जैसे दिखते होंगे। तुम्हारे पास ये है, तुम कितने लकी हो। हिराको समझ जाता है कि वो उससे उसका स्टैचू मांगने वाले हैं। हिराको कहता है कि वो उसे नहीं दे सकता, पर वो उसके लिए एक नया स्टैचू बना सकता है, जो सुन के वारग्रिफ खुश हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद हिराको उसके लिए गॉड का स्टैचू बना देता है। वारग्रिफ उस स्टैचू को लेके जाने लगता है और वो हिराको से पूछता है कि वो इसके बदले कैसे पे करेगा, लेकिन हिराको कुछ भी लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वारग्रिफ उसे लू का ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वारग्रिफ एक टेम्पल पहुँचता है जहाँ वो उसके प्रीस्ट से 50 साल बाद मिल रहा था। वेलग्रिफ उस स्टैचू को टेम्पल की बेस्ट जगह पे प्लेस कर देता है। क्योंकि हिराको ने पेमेंट लेने से मना कर दिया था तो वेलग्रिफ ने विलेज में एक फैंसी पियानो भिजवा दी और उन सब ने पियानो को डाइनिंग हॉल में रखवा दिया। तभी वहाँ वो तीनों लड़कियां पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर पियानो बजाना सीख जाएंगे तो हिराको उनसे इम्प्रेस हो जाएगा, पर जैसे वो पियानो को ढक्कन उठाते हैं उनके घबराहट से पसीने छूटने लगते हैं। वो ये सोच के डर जाते हैं कि अगर इतनी महंगी चीज उनसे टूट गई तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसके बाद वो हिराको के पास पहुंच जाती है और कहती है कि उन्हें भी पियानो चाहिए। हमें महंगा नहीं, कोई भी छोटा मोटा सस्ता पियानो चाहिए जिसपे हम प्रैक्टिस कर सके। हिराको कहता है कि हमारे पास तो है पियानो, उसे ही बजा लो। पर वो ये सुन के रोने लगती है और कहती है कि हम उसे नहीं बजा सकते। तो हिराको माइकल से बात करता है और एक नए पियानो का इंतजाम कर देता है। जिसके बाद सभी लोग पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर इसकी वजह से हिराको की नींदें हराम हो गई थी। ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है और गर्मियां आ जाती हैं। वो सभी सुबह से खेतों में काम कर रहे थे तो हिराको सभी को लंच ब्रेक लेने को कहता है, पर वो खुद अभी भी काम कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ लू आती है और उसे भी ब्रेक लेने को कहती
कहती है। लू जानती है कि हिराकू काफी मेहनत कर रहा है, तो वो उसके जूस में मैजिक से आइस डाल देती है और वो उससे कहती है कि थोड़ा कम काम किया करो। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला और वो लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ऐसे चलने में। लू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विलेज की सारी लड़कियां मुझे एक्सरसाइज करने में मदद करती हैं ताकि लेबर के वक्त मेरी बॉडी स्ट्रांग हो। डिनर के वक्त सारी लड़कियां लू से पूछती हैं कि क्या उसको बेबी हैवी लग रहा है पहले से, और वो उसकी किसी भी तरह की मदद करने को तैयार है। लू कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस उसे एक ही बात का दुख है कि वो अल्कोहल नहीं पी पा रही है। वहीं ज़ाबुटन भी आने वाले बच्चे के लिए कपड़े बनाए जा रही है। वहीं कुछ विलेजर्स हिराकू के पास आते हैं। वो कहते हैं कि लू अल्कोहल नहीं पी पा रही है तो इसके लिए हमें बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से हम भी अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, पर हमारे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सारा अल्कोहल बेच दें, फिर ना अल्कोहल होगा ना हमें अल्कोहल पीने का मन करेगा। हिराकू कहता है कि जो तुम कर रही हो वो तो काफी ब्रेव है, लेकिन सारे अल्कोहल को बेचना एक मिस्टेक होगी। तो वो कहता है कि हमें उन्हें स्टोर कर देना चाहिए और वो जितने समय तक स्टोर रहेगा उसका टेस्ट और अच्छा होगा। ये सुन के कि उसका टेस्ट और भी बेहतर होने वाला है सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सारे डॉग्स दुखी थे क्योंकि उनका अल्कोहल कोई नहीं पी रहा था। तो हिराकू उसे असली रीजन बता देता है। इसके बाद कई शांतिपूर्ण हफ्ते बीत जाते हैं। वहीं हिराकू को अपनी बीवी की चिंता होने लगी थी क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम पास आने लगा है। तभी वो टेबल पे रखे एक फ्लावर को नोटिस करता है। ये लू को टिया और बाकी एंजल्स ने गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये काफी रेयर फ्लावर है जो कि ऐसी जगह से है जहाँ अभी भी बर्फ थी और इसमें से ठंडी हवा भी आती है। तभी वहाँ यू आती है और वो लू के लिए एक रेयर मेडिसिन लेके आई थी। लास्टी उसे एक स्पेशल पेंडेंट देती है जो कि उसकी मैजिक रिकवरी में हेल्प करेगा। वुल्व्स उसे कुछ फूड ऑफर करते हैं जो कि उन्होंने हंट किया था। साबुटन के चिल्ड्रन उसे कपड़े ऑफर करते हैं जो कि उन्होंने बनाए थे। एनी उसे पुडिंग देना चाहती है। लिया उसे एक फ्लावर का ताज बना के देती है। यहाँ तक कि महाकामचोर हारुकन भी उसके लिए सेब छीलने को तैयार हो जाती है। वहीं लू की बहन उसके लिए टोमेटो और मिसो का सूप बनाती है और हिराकू ये जान के खुश था कि आखिरकार फ्लोरा ने मिसो बना ही लिया। लिजर्ड मैन का लीडर उससे माफी मांगता है क्योंकि वो नहीं जानता कि ऐसे में मदद कैसे की जाती है, क्योंकि वो सभी अंडों से पैदा होते हैं। तो वो उसे अपना ब्लड ऑफर करता है और कहता है कि आप इसे पी के स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, लेकिन लू मना कर देती है। इतने सारे गिफ्ट मिलने के बाद हिराकू एक हैमर को नोटिस करता है। लू बताती है कि ये डोनोवन ने दिया है, वो कह रहा था कि ये बाद में काम आएगा। तभी लू को दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देख के हिराकू समझ जाता है कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है। सारी मेज डिलीवरी के लिए तैयारियां करने लगती है। वहीं हिराकू अकेला एक रूम में बैठा था। वो हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हिराकू की नजर उस बड़े से पेड़ पे पड़ती है, जिसके बाद वो ग्रेट ट्री के उसी रूम में पहुंच जाता है जहां उसने इस दुनिया में आने के बाद पहली रात गुजारी थी। हिराकू याद करता है कि कैसे जब वो यहाँ आया था तो अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब उसके पास इतने सारे लोग हैं और वो बहुत खुश है। सुबह होने पर हिराकू घर में आता है। सभी लोग हिराकू को बताते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो गया और अब हिराकू की नजर उसके बेबी पे पड़ती है। लू उसे बुलाती है और अपने बेटे को गोद लेने को कहती है। हिराकू डरता हुआ जाता है और केयरफुली उसे गोद में लेता है। जब उसकी नजर अपने बच्चे पे पड़ती है तो उस जाके उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ असल में हुआ है और वो एक पिता बन चुका है। हिराकू चाहता है कि उसका बेटा स्ट्रांग हो और उसे कभी उस दर्द से ना गुजरना पड़े जिस दर्द से वो अपनी पिछली जिंदगी में गुजरा था। लू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाएंगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम अल्फ्रेड रखा है। वो हाफ वैम्पायर है लेकिन दिखने में वो नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही लग रहा है। अब हिराकू याद करता है कि कैसे उसने इस जगह की शुरुआत अकेले ही की थी और वो शुक्रगुजार था कि कैसे उसके साथ नए लोग जुड़ते गए और उसकी सभी चीजों में मदद की। इसके बाद हिराकू सोचता है कि इन सभी ने विलेज को बिल्ड करने में काफी मदद की है और लू को कितने सारे गिफ्ट दिए, तो उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो हिराकू विलेज के सभी लीडर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें एक कॉइन दिखा के कहता है कि ये रिवॉर्ड मेडल है। वो आगे कहता है कि विलेज को जिस चीज उसने बनाने में मदद की है वो उन सभी को ये रिवॉर्ड मेडल देगा। फ्लोरा कहती है कि इनका काम क्या होगा, तो हिराकू बताता है कि ये हमारे विलेज की करेंसी होगी। अभी हमारे विलेज में काफी तरह का सामान है और वो सब कुछ मेरे पास आता है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पर इस करेंसी की मदद से लोग सभी चीजों को खुद ही खरीद पाएंगे। शुरुआत के लिए हिराकू सभी को ये मेडल रिवॉर्ड के तौर पे दे देता है। उसने सभी को 3-3 मेडल्स दिए थे। वो सारे मेडल्स हिराकू अपने हाथों से बना रहा था ताकि कोई भी नकली करेंसी ना बना पाए। सभी लोग ने इन करेंसी का यूज अपने तरीके से किया। डॉग्स ने वाइन खरीदी, कुछ लोगों को फर्नीचर चाहिए थे तो कुछ लोगों ने ड्राइम से एक्सपेंसिव वेपन खरीदे। वहीं हिराकू का काम बढ़ गया था क्योंकि उसके पास कई सारे फर्नीचर के ऑर्डर आ रहे थे, पर अभी भी उन मेडल्स की एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड नहीं हुई थी। हिराकू और लू अपने बच्चे के साथ होते हैं। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आती है और वो पैसे से हिराकू को ही रेंट पे लगा देती है, जिसके बाद हिराकू को सभी बच्चों के साथ खेलना पड़ता है। इसके बाद वो सभी एक बड़ी से पार्टी रखते हैं हिराकू के बेटे के जन्म पर। सभी लोग इतने समय बाद अल्कोहल पी के बहुत खुश थे। वहीं डोनोवन एक वाइन का बैरल लेके आता है और कहता है कि हमने आपके लिए एक नई तरह की वाइन बनाई है, आप प्लीज उस हैमर का यूज करके इसके ढक्कन को खोलो। तो वो दोनों मिलके ढक्कन को खोल देते हैं और ये वाइन सभी लोगों को और भी ज्यादा पसंद आती है। वो सभी उस वाइन को स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि जब अल्फ्रेड बड़ा हो तो वो खुद इस वाइन को पी पाए। वहीं डिमोनिक किंगडम में भी हिराकू के बेटे की बात चल रही है। वो सोच रहे होते हैं कि अगर फ्यूचर में उन्होंने किसी डिमोनिक किंगडम की छोरी की शादी उधर करा दी तो उनके मजे ही मजे हो जाएंगे, लेकिन डीमन लॉर्ड अपनी बेटी की शादी किसी से नहीं करवाना चाहता था। वहीं वापस विलेज में टिया हिराकू को बताती है कि कुछ और लोग विलेज में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं।
और वो अंदाजा लगाते हैं कि उनकी तादाद 100 से भी ज्यादा है, लेकिन इतने सारे लोगों को रखने के लिए उन्हें नया विलेज बनाना पड़ता। तो लू कहती है कि क्यों ना नया विलेज ही बनाए हम। वो तो नए विलेज का नाम भी सोच लेते हैं और नाम काफी क्रिएटिव था, द ग्रेट ट्री विलेज 2। हिराको कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, नया विलेज बनाना बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। लेकिन सभी लोग नया विलेज बनाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, तो हिराको भी एक नया विलेज बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, जब तक कि हिराको का बाकी 15 लड़कियों के साथ अफेयर नहीं हो गया। पर अगर तुम लोग अभी तक यहाँ बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।